अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक। आज मैं न्यू आने वाली मूवी ओपनहाइमर को कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा एंड दिस मूवी इज डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नोलन, जिनका नाम सुनते ही थिएटर्स फुल हो जाते हैं। और ये मूवी 1954 और 1959 की टाइमलाइंस के दरमियान चलती है। तो मूवी का स्टार्ट होता है 1954 से, जहां अमेरिका की एटॉमिक एनर्जी कमीशन की तरफ से एक सुनवाई चल रही होती है और उस कमेटी में बैठा शख्स होता है फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। और उन पर इल्जाम लगाया गया होता है कि उन्होंने अमेरिका के एटॉमिक सीक्रेट्स को लीक किया है। और एईसी की तरफ से मुंतखब किए गए वकील रॉजर रॉब उनसे सवाल करते हैं कि आप अमेरिका छोड़कर क्यों गए, क्योंकि ओपनहाइमर जर्मनी के यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन जाना चाहते थे। वो मॉडर्न फिजिक्स सीखना चाहते थे। और इसके बाद मूवी अपने फ्लैशबैक की तरफ चली जाती है, जहां ओपनहाइमर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पैट्रिक ब्लैकेट, जो कि उनके प्रोफेसर हैं, उनके पास पढ़ रहे होते हैं। ओपनहाइमर थ्योरेटिकल वर्क में तो काफ़ी तेज थे, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क में वो ज़्यादा माहिर नहीं थे, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम उनके हाथों से फ्लास्क टूट जाया करती थी। और ऐसा ही कुछ उस दिन भी हुआ था, जिसकी वजह से उनके प्रोफेसर काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। और ओपनहाइमर कहते हैं कि उन्होंने नील्स बोर का लेक्चर सुनने जाना है, जिस पर उनके प्रोफेसर उन्हें गुस्सा करते हैं और उन्हें जाने की इजाज़त नहीं देते और उनके बाकी सब कोलीग्स के साथ लेक्चर सुनने के लिए चले जाते हैं। और ओपनहाइमर्स के जब सारे कोलीग्स नील्स बोर का लेक्चर सुनने चले जाते हैं, और उसके बाद ओपनहाइमर अपने प्रोफेसर के एप्पल में पोटाशियम साइनाइड को इंजेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद वो भी नील्स बोर का लेक्चर सुनने के लिए चले जाते हैं और वो नील्स बोर से सवाल भी करते हैं। और ओपनहाइमर जब नील्स बोर का लेक्चर सुनकर वापस आते हैं तो वो अपने रूम में होते हैं। और उस वक्त ओपनहाइमर काफ़ी डिप्रेशन का शिकार होते हैं, इसलिए उनके माइंड में स्टार्स और गैलेक्सीज ही चल रही होती हैं। और उधर ही उन्हें ख्याल आता है कि उन्होंने अपने प्रोफेसर के एप्पल में पोटाशियम साइनाइड को इंजेक्ट किया है। और वो भागते भागते अपनी यूनिवर्सिटी जाते हैं और उस वक्त उनके प्रोफेसर नील्स बोर के साथ होते हैं। और ओपनहाइमर जब यूनिवर्सिटी में आते हैं तो वो देखते हैं कि इस वक्त वो सेब नील्स बोर के हाथ में होता है। और नील्स बोर और पैट्रिक ब्लैकेट आपस में बात कर रहे होते हैं। और नील्स बोर पैट्रिक ब्लैकेट से ओपनहाइमर का नाम पूछते हैं और वो उन्हें बताते हैं। और पैट्रिक ब्लैकेट कहते हैं कि इसकी थिंकिंग अच्छी है, लेकिन इसके काम करने में बेहतरी आनी चाहिए। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। तो नील्स बोर कहते हैं कि तुमने फिर क्यों पूछा। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि मुझे आपका जवाब सही नहीं लगा था। तो नील्स बोर कहते हैं क्या तुम्हें कल जवाब सही लगा था। ओपनहाइमर कहते हैं काफ़ी ज़्यादा। और इसके बाद नील्स बोर ओपनहाइमर को कहते हैं कि फ्यूचर के खतरों की परवाह किए बगैर अपना कदम आगे बढ़ाओ। कैम्ब्रिज और बेकन सॉल्यूशंस की दुनिया छोड़कर एक ऐसी जगह जाओ जहां वो तुम्हें सोचने दें। और नील्स बोर वो सेब खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओपनहाइमर उनसे वो सेब लेकर फेंक देते हैं और कहते हैं इसमें कीड़ा है। इसके बाद स्टोरी 1959 की टाइमलाइंस में आ जाती है, जहां हमें लुइस स्ट्रॉस दिखाए जाते हैं। और अमेरिका के आइजनहोवर ने उन्हें सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स के लिए नॉमिनेट किया था। और लुइस स्ट्रॉस ने जो हशर ओपनहाइमर का किया था, उसकी वजह से साइंटिफिक कम्युनिटी काफ़ी नाराज़ होती है और जिसकी वजह से लुइस स्ट्रॉस की नॉमिनेशन कैंसिल होने के करीब होती है। और इसी वजह से उन पर भी सुनवाई चल रही होती है। और यूएस सेनेटर्स लुइस स्ट्रॉस से सवाल करते हैं कि डॉक्टर रॉबर्ट के साथ आपके रिश्ते कैसे थे, क्या आप उन्हें 1947 में मिले थे। तो लुइस स्ट्रॉस कहते हैं कि मैं उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ ब्रिस्टन में मिला था और मैं उन्हें एईसी के चेयरमैन की हैसियत से मिला था, क्योंकि वो जंग के बाद काफ़ी मशहूर हो चुके थे और मैं चाहता था कि वो इस ओहदे को संभालें। और इसके बाद सीन अपने फ्लैशबैक की तरफ जाता है, जहां ओपनहाइमर लुइस स्ट्रॉस से मिलते दिखाई देते हैं और लुइस स्ट्रॉस ओपनहाइमर को उनका घर दिखाते हैं। और लुइस स्ट्रॉस ओपनहाइमर को उनका ऑफिस दिखाते हैं, जहां उनके ऑफिस से उन्हें विंडो से एल्बर्ट आइंस्टाइन नज़र आते हैं, जिन्हें देखकर स्ट्रॉस कहता है कि मैं हमेशा सोचता था कि आपने उन्हें प्रोजेक्ट मैनहट्टन में शामिल क्यों नहीं किया, वो हमारे दौर के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि हाँ, हमारे दौर के भी। और ओपनहाइमर कहते हैं कि आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगभग 40 साल पहले पब्लिश की थी, पर उन्होंने जो क्वांटम दुनिया उजागर की उस पर कभी काम नहीं किया।
तो इसके बाद ओपनहाइमर लोइस स्ट्रॉस से सवाल करते हैं कि क्या आपने कभी फिजिक्स पढ़ने के बारे में सोचा। तो स्ट्रॉस कहता है कि ऑफर्स तो बहुत थी, पर मैंने जूते बेचना ही बेहतर समझा। तो इसके बाद स्ट्रॉस कहता है कि मैं उन्हें आपसे मिलवाना चाहूँगा। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं, मैं उन्हें सालों से जानता हूँ। और इसके बाद ओपनहाइमर आइंस्टाइन से मिलते हैं और आइंस्टाइन लोइस स्ट्रॉस से कुछ कहे बगैर वापस चले जाते हैं। तो स्ट्रॉस ओपनहाइमर से पूछते हैं कि आपने उनसे क्या बात कही। और इसके बाद ओपनहाइमर लॉइस स्ट्रॉस से कहते हैं कि मेरे पास्ट की कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो स्ट्रॉस कहता है कि वैसे एईसी का चेयरमैन होने के नाते मैं आपकी सिक्योरिटी फाइल पढ़ चुका हूँ। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि फिर भी कोई एतराज़ नहीं। तो स्ट्रॉस कहता है नहीं, आपने वतन के लिए जो कुछ किया उसे देखते हुए मुझे क्या एतराज़ होगा। ओपनहाइमर कहते हैं पर वक्त बदलता है। तो स्ट्रॉस कहता है कि हमने ये इंस्टीट्यूट इसलिए बनाया ताकि कुछ सोचने वालों को एक मौका मिले, जैसे कि आप। और इसके बाद स्ट्रॉस कहता है कि आप ही वो इंसान हैं जो ये कर सकता है। तो ओपनहाइमर कहते हैं ठीक है, मैं कल आपसे मीटिंग में मिलूंगा। और इसके बाद सीन अगेन स्ट्रॉस की सुनवाई में आ जाता है, जहाँ वो सैनिटर्स को बता रहे होते हैं उस वक्त तो मैं यही सोच रहा था कि उन्होंने आइंस्टाइन से क्या कहा जो वो मुझसे इस कदर नाराज हो गए। इसके बाद स्टोरी अगेन 1954 की टाइमलाइंस में आ जाती है, जहां रोजर होप उनसे सवाल करते हैं कि जब आप यूरोप में थे तो आप कई मुल्कों के साइंटिस्ट से मिले होंगे। तो ओपनहाइमर कहते हैं हाँ, मिला था। तो रोजर होप कहता है कि कोई रशियन था। तो इसके बाद सीन अपने फ्लैशबैक की तरफ जाता है, जहां ओपनहाइमर जर्मनी में लेक्चर दे रहे होते हैं। और तो ओपनहाइमर बताते हैं कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन के बाद हॉलैंड चले गए और हॉलैंड के लेडिंग शहर में उनकी मुलाकात इजाट और रोबी से होती है। और उसके बाद वो क्यूरिक में हाइजेनबर्ग से मिलते हैं, जो जर्मनी में हिटलर के लिए एटॉमिक बॉम्ब बना रहे थे। और हाइजेनबर्ग ओपनहाइमर की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा मॉलिक्यूल्स वाला लेक्चर कमाल था। और ओपनहाइमर हाइजेनबर्ग को मजीद बताते हैं कि उन्होंने अमेरिका में बर्कली और कॉलटेक दोनों जगह की पोस्टिंग्स ले ली हैं। और इसके बाद ओपनहाइमर बर्कली वापस आ जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात अर्नेस्ट लॉरेंस से होती है, जो पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाने पर काम कर रहे होते हैं। और उन्हें बताते हैं कि वो क्वांटम फिजिक्स पर लेक्चर दे रहे हैं। और ओपनहाइमर के लेक्चर में पहले एक ही उनका स्टूडेंट आता है और वो अपने स्टूडेंट से सवाल करते हैं कि क्वांटम फिजिक्स के बारे में तुम क्या जानते हो। तो वो बताता है कि मैं उसके बेसिक्स जानता हूँ। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि लाइट पार्टिकल से बनी है या वेव से। तो ओपनहाइमर कहते हैं दोनों से। वो मजीद कहते हैं लेकिन दोनों कैसे हो सकते हैं। और देखते ही देखते उनकी लेक्चर्स में काफ़ी स्टूडेंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। और ओपनहाइमर एक दिन अपने स्टूडेंट्स को सुपरनोवा के बारे में बताते हैं कि जान लीजिए कि एक स्टार है और वो स्पेस में ग्रेविटी के अगेंस्ट चल रहा है, और अगर ये स्टार ठंडा हो गया और ग्रेविटी जीतने लगी तो ये सिकुड़ जाएगा। तो क्लास में बैठा एक स्टूडेंट कहता है और डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि ग्रेविटी बढ़ेगी जिससे डेंसिटी बढ़ेगी। तो वो स्टूडेंट कहता है तो ये एक खतरनाक साइकिल बनेगा। तो वो स्टूडेंट कहता है कि इसकी लिमिट कितनी है। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि मुझे पता नहीं, मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं, मैं आज तक वहाँ नहीं गया। और वो स्टूडेंट कहता है कि मैं गया हूँ, जिस पर पूरी क्लास हंसने लगती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लुइस स्ट्रॉस की सुनवाई की तरफ, जहां उनसे सवाल किया जाता है डॉक्टर ओपनहाइमर की फाइल में उनके बर्कली के सारे कारनामों का जिक्र है, लेकिन जंग से पहले उन्होंने डॉक्टर ओपनहाइमर की फाइल क्यों बनाई, आप बताएंगे। तो लुइस स्ट्रॉस कहता है आपको मिस्टर होवर से इसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी। और क्लास के बाद ओपनहाइमर स्पेन के लोगों के लिए एक रैली ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसे देखकर अर्नेस्ट लॉरेंस कहते हैं कि तुम्हें उन्हें क्लास में पॉलिटिक्स नहीं लाने देना चाहिए। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि वो मैंने लिखा है। तो लॉरेंस कहते हैं कि लैब में ये सब नहीं चलेगा। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि लैब के बाद मेरे मकान मालिक ने एक मीटिंग रखी है, आना चाहोगे। तो लॉरेंस कहते हैं कि मैं बर्कली में कम्युनिस्ट का सीन देख चुका हूँ जो एकता की बातें करते हैं। और ओपनहाइमर कहते हैं और तुम्हें एकता की कोई परवाह नहीं। तो लॉरेंस कहता है कि मैं एकता चाहता हूँ पर उसकी बातें नहीं कर सकता, खासकर फ्राइडे को। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि मेरा भाई वहाँ आ रहा है, मुझे उससे मिलने जाना है। और इसके बाद ओपनहाइमर उस कम्युनिस्ट के पार्टी में चले जाते हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लुइस स्ट्रॉस की सुनवाई में, जहां उनसे सवाल किया जाता है कि उनकी ये बातें एफबीआई की नज़रों में कैसे आई। जहां स्ट्रॉस उसका जवाब देते हैं
वैसे जहाँ तक मुझे याद है, एफबीआई के मेंबर्स उस दिन कम्युनिस्ट की गाड़ियों के नंबर चेक कर रहे थे, शायद तब उसका नाम सामने आया। इसके बाद ओपनहाइमर मीटिंग को ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ उनकी मुलाकात यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के असिस्टेंट प्रोफेसर हैकन शेवेलियर से होती है और वो अपने भाई फ्रैंक और उसकी गर्लफ्रेंड जैकी से भी मिलते हैं। और ओपनहाइमर हैकन शेवेलियर के साथ स्पेनिश सिविल वॉर के बारे में और कम्युनिस्ट लोगों के बारे में कुछ बातें करते हैं। और हैकन शेवेलियर ओपनहाइमर से कहते हैं कि तुम एक अजीब किस्म का फिजिक्स पढ़ा रहे हो जो मेरी समझ से बाहर है। तो इधर ओपनहाइमर उसको बताते हैं कि स्टार्स का मरने के बाद क्या होता है। तो हैकन शेवेलियर कहता है कि स्टार्स मरते भी हैं। तो ओपनहाइमर कहता है हाँ, अगर मर जाएं तो ठंडे हो जाते हैं और दरअसल टूट जाते हैं, और स्टार जितना बड़ा होगा उसका एक्सप्लोजन इतना ही ज़्यादा होगा और उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से उसकी ग्रेविटी भी इतनी ही ताकतवर होगी और वो सब कुछ निकल लेगा, यहाँ तक रोशनी को भी। तो हैकन शेवेलियर कहता है ऐसा वाकई हो सकता है। तो ओपनहाइमर कहते हैं मैथ्स के मुताबिक हो सकता है। वो कहते हैं कि अगर ऐसा वाकई हुआ तो कोई एस्ट्रोनॉमर ऐसा स्टार खोज लेगा, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास सिर्फ स्टोरी है जो लोगों की ज़िंदगी नहीं बदल सकती। इसके बाद उन्हें जीन टैटलॉक ज्वाइन कर लेती है और हैकन शेवेलियर उन्हें कहते हैं कि ये अभी तक कम्युनिस्ट नहीं है। ओपनहाइमर इधर अपना पर्सपेक्टिव वाज़ेह करते हैं कि उन्होंने कलामुक्स के तीनों वॉल्यूम्स पढ़ चुके हैं, लेकिन वो एक आज़ाद सोच रखते हैं। और इसके बाद ओपनहाइमर जीन टैटलॉक के साथ रोम में चले जाते हैं और वो ओपनहाइमर जीन टैटलॉक को अपने पास्ट की कुछ बातें बताते हैं। और ओपनहाइमर कहते हैं कि कैम्ब्रिज में पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान मुझ पर एक मुसीबत आन पड़ी थी और मैंने अपने प्रोफेसर को जहर देना चाहा। तो जीन टैटलॉक कहती है कि तुम्हें एक गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि मैंने काफ़ी दफ़ा ऐसा एनालिसिस किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता। और इधर उन्हें ओपनहाइमर के रोम में भगवत गीता मिलती है, जिसे देखकर जीन टैटलॉक कहती है कि ये क्या है। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि संस्कृत है, जिस पर वो पूछती है तुम ये पढ़ सकते हो। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि सीख रहा हूँ, और वो ओपनहाइमर से भगवत गीता की एक पंच लाइन बुलवाती है। और ओपनहाइमर कहते हैं कि नो आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। और इसके बाद ओपनहाइमर अपने भाई फ्रैंक और उसके एक फ्रेंड के साथ न्यू मैक्सिको के शहर लॉस एलामोस में नाइट कैंपिंग के लिए जाते हैं। और इधर फ्रैंक ओपनहाइमर को बताते हैं कि वो जैकी से शादी कर रहे हैं और वो पार्टी भी ज्वाइन कर रहे हैं, जिस पर ओपनहाइमर उन्हें पार्टी ज्वाइन करने से मना करते हैं। तो फ्रैंक कहता है कि आधे से ज़्यादा फैकल्टी तो कम्युनिस्ट है। तो ओपनहाइमर कहते हैं ठीक है, मैं खुश हूँ। और उनका भाई फ्रैंक उन्हें भी पार्टी ज्वाइन करने के लिए इंसिस्ट करता है। और इसके बाद ओपनहाइमर कैंप से बाहर आते हैं और उनका फ्रेंड उन्हें कहता है कि मैं वो स्टार देख रहा हूँ जिस पर तुम काम कर रहे हो। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि नहीं देख सकते, उसकी ग्रेविटी रोशनी को निकल जाती है। और ओपनहाइमर अपने फ्रेंड को मज़ीद बताते हैं कि जब मैं बच्चा था तो मैं सोचता था कि अगर मैं कभी फिज़िक्स और न्यू मैक्सिको को एक साथ ला सका तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो इसके बाद ओपनहाइमर कहते हैं चलो अब थोड़ा सोया जाए। इसके बाद ओपनहाइमर जीन टैटलॉक के साथ वॉक करते नजर आते हैं और ओपनहाइमर की नज़र एल्वारेज पर पड़ती है। और जीन टैटलॉक ओपनहाइमर से पहले ही नाराज़ होती है और वह एल्वारेज को भागते देखकर जीन टैटलॉक को वहीं छोड़कर उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और ओपनहाइमर एल्वारेज से पूछते हैं कि क्या हुआ है। एल्वारेज काफ़ी खुश होता है और वो कहता है कि हान और स्ट्रॉसमैन जर्मनी में छा गए, उन्होंने कर दिखाया, उन्होंने यूरेनियम एटम को तोड़ दिया। लॉरेंस कहता है कैसे। तो ओपनहाइमर कहते हैं उस पर न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाकर। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि ये नामुमकिन है। इसके बाद ओपनहाइमर अपनी लैब में जाते हैं और कैलकुलेशंस करना स्टार्ट कर देते हैं, और जिसे देखकर लॉरेंस कहते हैं क्या नज़ाकत है, पर एक छोटी सी परेशानी है। तो ओपनहाइमर कहता है कि क्या। तो लॉरेंस कहता है यहीं पड़ोस में अल्वारेस ने कर दिखाया। तो इसके बाद ओपनहाइमर अल्वारेस की लैब में आते हैं और वो उन्हें न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन दिखाते हैं। और वो अल्वारेस कहता है ज़रा गौर से देखें ये फिशन पासेस, पिछले 10 मिनट में मैं ऐसी 30 पासेस देख चुका हूँ। और इसके बाद ओपनहाइमर कहते हैं कि इस प्रोसेस के दौरान कुछ और न्यूट्रॉन्स भी बनेंगे जो और यूरेनियम एटम्स को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होंगे, जिससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। तो ओपनहाइमर लॉरेंस से कहते हैं कि तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ।
तो ओपेनहाइमर कहता है कि जिसने भी ये खबर देखी है वो यही सोच रहे हैं, एक बॉम्ब। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ओपेनहाइमर और जीन टैटलॉक पर। जीन टैटलॉक ओपेनहाइमर से कुछ नाराज नाराज नजर आती हैं और ओपेनहाइमर जीन टैटलॉक के लिए अगेन फूल लेके जाते हैं, जिन्हें वो बिन में फेंक देती है और कहती है कि आइंदा से मुझसे ना मिलना। वो ओपेनहाइमर से नाराज हो जाती हैं और ओपेनहाइमर अगेन कम्युनिस्ट की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई पार्टी FAECT यानी फेडरेशन ऑफ आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, केमिस्ट और टेक्नीशियंस में जाते हैं, जहां वो बहुत से कम्युनिस्ट लोगों से मिलते हैं। और जब वो उस पार्टी से वापस आते हैं तो वो लैब में अर्नेस्ट लॉरेंस से मिलते हैं, जिस पर लॉरेंस उनसे नाराज होते हैं कि वो कम्युनिस्ट के पार्टी में क्यों गए थे। और ओपेनहाइमर जब लैब से वापस जा रहे होते हैं तो वो दिन होता है 1 सितंबर 1939 और उन्हें अपने स्टूडेंट से पता चलता है कि उनका ब्लैक होल पर पेपर पब्लिश हो चुका है। और ओपेनहाइमर हार्टलैंड को ढूंढते हैं क्योंकि उन्होंने उसके साथ मिलकर ये पेपर लिखा था और हार्टलैंड उन्हें बताता है कि उनका पेपर अब कोई नहीं पढ़ेगा क्योंकि हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ओपेनहाइमर की सिक्योरिटी हायरिंग में 1954 में और रॉजर उनसे सवाल करते हैं, हिटलर ने रशिया पर हमला किया और रशिया हमारा दोस्त बन गया, तो क्या ये कम्युनिस्ट सोच रखने वाले वापस लौटे थे? तो ओपेनहाइमर कहते हैं, देखिए रशिया को लेकर मेरा नजरिया बदला है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक अलग सोचने वालों से नफरत करता हूँ। तो ओपेनहाइमर मजीद बताते हैं कि जब मेरी पहली शादी किटी से हुई थी तो मेरी बीवी 1-2 साल के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर रह चुकी है। और इसके बाद मूवी अपने फ्लैशबैक में चली जाती है जहां ओपेनहाइमर हमें गिटी से मिलते दिखाई देते हैं और वो गिटी से एक पार्टी में मिलते हैं जहां गिटी उन्हें बताती है कि वो एक बायोलॉजिस्ट है और वो ओपेनहाइमर से क्वांटम फिजिक्स सीखने के बारे में कहती है। और ओपेनहाइमर उसे उसके शोहर के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि उसकी शादी डॉक्टर हैरिसन से हुई है। और ओपेनहाइमर उसे कहते हैं कि मैं कल न्यू मैक्सिको जा रहा हूँ मेरे खेत पर मेरे दोस्तों के साथ, तुम्हें भी आना चाहिए। लेकिन गिटी लॉस अलमोस में अकेली ही आती है और इधर वो ओपेनहाइमर को अपने पहले शोहर के बारे में बताती है जो टैलेंट कि वो उसे बताती है कि वो ओहायो में यूनियन ऑर्गेनाइजर था और स्पेनिश सिविल वार में फांसी से लड़ने गया जहां उसकी मौत हो गई और वो 28 की एज में ही अकेली रह गई और उसे कोई सहारा चाहिए था, इसलिए उसने डॉक्टर हैरिसन से शादी कर ली। और इसके बाद ओपेनहाइमर गिटी से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ओपेनहाइमर इसके बाद जीन टैटलॉक से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि वो गिटी से शादी कर रहे हैं कुछ ही अरसे के बाद। और इसके बाद ओपेनहाइमर अगेन अपनी लैब में होते हैं और वो अपने प्रोफेसर के साथ FAECT की एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। जब लॉरेंस को इसके बारे में पता चलता है तो लॉरेंस उनसे काफी गुस्से होते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों में और खेत में काम करने वाले लोगों में कोई फर्क नहीं है। और लॉरेंस सारे प्रोफेसर को बाहर जाने का कहते हैं और ओपेनहाइमर को समझाते हैं कि वो ऐसी पार्टी से दूर रहें और उन्हें बताते हैं अगर उन्होंने ऐसे काम करना जारी रखा तो वो उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शामिल नहीं करवा पाएंगे। और लॉरेंस मजीद कहते हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में पता भी ना चले। तो ओपेनहाइमर कहते हैं कि मुझे पता है, यहाँ तक सबको पता है कि आइंस्टाइन और सिस्लाट ने रूसवेल्ट को खत लिखा है कि जर्मन्स बॉम्ब बना रहे हैं और सबको पता है कि नाजिस के हाथ बॉम्ब लगने का क्या मतलब है। और ओपेनहाइमर मजीद कहते हैं कि वो तुम्हारे लोगों को नहीं मार रहे क्योंकि उस वक्त हिटलर यहूदियों को मार रहा होता है, क्योंकि ओपेनहाइमर खुद भी यहूदी थे, इसलिए वो अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो लॉरेंस उसे कहते हैं कि एक बच्चे की तरह जीना बंद करो, अपने फ़ोन में अजीब आवाज़ों को महसूस करो, वो तुम्हारे फ़ोन को टैप कर रहे हैं और यहाँ तक कि तुम्हारी गाड़ी का पीछा भी कर रहे हैं। और ओपेनहाइमर लॉरेंस से कहते हैं कि मैं पार्टी से दूर रहूँगा। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 1954 में ओपेनहाइमर की सिक्योरिटी हायरिंग में, जहां ओपेनहाइमर बोर्ड को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि उन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट की सिलेक्शन से पहले अपनी कम्युनिस्ट सोच रखना और कम्युनिस्ट लोगों से मिलने के बारे में बता दिया था और उन्हें इस बारे में कहा गया था कि उनका ऐसी सोच रखना उनके लिए कोई भी खतरे का बायस नहीं बनेगा। और इसके बाद सीन 1959 में आ जाता है जहां लुइस स्ट्रॉस से
सेनेटर्स सवाल करते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि जंग के दौरान उनकी कम्युनिस्ट सोच को खतरा क्यों नहीं माना गया। तो लुइस स्ट्रॉस कहता है कि मैं उस सिक्योरिटी क्लियरेंस की वजह नहीं बता सकता जो हमारे मिलने से सालों पहले उन्हें दी गई थी। तो लुइस स्ट्रॉस से वो पूछते हैं तो जंग के बाद क्या हुआ। स्ट्रॉस कहता है कि जंग के बाद वो दुनिया के बड़े साइंटिस्ट में से थे और इसी वजह से मैं एईसी का चेयरमैन होने के नाते मैंने उन्हें एईसी का सलाहकार चुना। और इसके बाद सेनेट में कुछ देर के लिए ब्रेक होती है और स्ट्रॉस अपने फ्रेंड से मिलता है। स्ट्रॉस अपने फ्रेंड से कहता है कि सेनेटर्स जानना चाहते हैं कि 1947 से 1954 के दरमियान ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से स्ट्रॉस की ओपनहाइमर के खिलाफ सोच बदल गई। पर रॉबर्ट पर इल्ज़ाम लगाने वाला इंसान मैं नहीं था। तो उनका फ्रेंड पूछता है कि वो कौन था। तो वो बताते हैं कि वो जॉइंट कांग्रेस पार्टी का एक स्टाफ मेंबर था जो एंटी कम्युनिस्ट था और इसी ने एफबीआई को लेटर लिखा था। तो उनका फ्रेंड पूछता है कि बोर्डन को ओपनहाइमर से क्या मसला था। तो स्ट्रॉस कहता है कि वो नकार्थिज्म का दौर था। नकार्थिज्म यानी कम्युनिस्ट सोच रखने वाले लोगों के बारे में पता चलते ही उनको नौकरी से निकाल दिया जाता था। और विलियम ने जब ओपनहाइमर की सिक्योरिटी फाइल पढ़ी तो उसकी बीवी, भाई सभी कम्युनिस्ट थे और ये श्वेलियर हादसे की पहले की बात है। तो उनका फ्रेंड पूछता है ओपनहाइमर की सिक्योरिटी फाइल बोर्डन के हाथ कैसे लगी। तो स्ट्रॉस कहता है क्योंकि ये फाइल उसे किसी ने दी थी, वही आदमी जो ओपनहाइमर को चुप करवाना चाहता था। तो उनका फ्रेंड पूछता है कि वो आदमी कौन था। तो स्ट्रॉस कहता है कि कोई नहीं जानता क्योंकि ओपनहाइमर जापान में एटॉमिक बॉम्ब से जो तबाही हुई थी इसके बाद वो हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के हक में नहीं थे, जिससे अमेरिका में बैठे पावरफुल लोग खुश नहीं थे। और स्ट्रॉस कहता है कि एटम को लेकर उनकी राय पक्की बनती जा रही थी और उसे आम लोगों की राय की कोई परवाह नहीं थी। और इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है एक मीटिंग में जहां आइसोटोप्स को नॉर्वे भेजने के बारे में मीटिंग की जा रही होती है। और कमेटी का चेयरमैन कहता है कि स्ट्रॉस हमें पहले ही ब्रीफ कर चुके हैं कि ये आइसोटोप्स दुश्मनों को एटॉमिक बॉम्ब बनाने में मदद दे सकते हैं। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि आप बियर की बोतल से भी एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं, जो कि आप करते हैं। मुझे लगता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के कम काम आएंगे और सैंडविचेस बनाने के ज़्यादा काम आएंगे, जिसकी वजह से पूरी कमेटी हंसना स्टार्ट कर देती है और स्ट्रॉस की काफ़ी बेइज्जती होती है, जिसकी वजह से स्ट्रॉस ओपनहाइमर से काफ़ी नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी वजह से वो ओपनहाइमर को इस कदर तंग करते हैं। इसके बाद मूवी अपने अगेन पास्ट में चली जाती है जहां ओपनहाइमर अपने घर आते हैं और गिटी को बताते हैं कि उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया है। और गिटी उनसे कहती है चलो जश्न मनाएं, लेकिन ओपनहाइमर का बच्चा रो रहा होता है लेकिन गिटी उसके पास नहीं जाती और किटी बच्चा होने की वजह से परेशान होती है। और इसके बाद ओपनहाइमर अपने बेटे को उठाकर शेवेलियर के घर जाते हैं और उसे अपना बच्चा रखने के लिए कहते हैं। और इसके बाद ओपनहाइमर किटी के साथ लॉस अलामोस में कुछ वक्त गुजारने के लिए चले जाते हैं। और किटी कहती है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और जे रॉबर्ट कहते हैं कि चेंज आ रहा है। तो गिटी कहती है यही तुम्हारा वक्त है और गिटी उनसे नाराज होती है क्योंकि ओपनहाइमर उन्हें टाइम नहीं दे रहे होते। और ओपनहाइमर कहते हैं कि हम मिलकर फिजिकल स्टडी करेंगे। तो गिटी कहती है हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लॉरेंस ये काम नहीं कर सकता, ना ही रोब, ये तुम ही करोगे। और वो उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए कहती है। और इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है एक पार्टी में जहां ओपनहाइमर और लॉरेंस खाना ले रहे होते हैं और उन्हें एक यूनिफॉर्म में बैठा शख्स दिखाई देता है। और ओपनहाइमर लॉरेंस से पूछते हैं कि ये यूनिफॉर्म मैन कौन है। तो लॉरेंस कहता है कि मुझे लगा तुम्हें पता होगा। और इसके बाद कर्नल ग्रोव्स ओपनहाइमर के रूम में आते हैं और कर्नल ग्रोव्स अपने लेफ्टिनेंट कर्नल निकोलस को अपना यूनिफॉर्म कोट उतार कर देते हैं। और ओपनहाइमर ग्रोव्स से कहते हैं अगर आप एक लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ ऐसा रवैया इख्तियार कर रहे हैं तो आप एक मामूली फिजिशियन के साथ कैसे पेश आएंगे। तो ग्रोव्स कहता है कभी मुलाकात हुई तो ज़रूर बताऊंगा। तो इसके बाद ग्रोव अपने बारे में ओपनहाइमर को बताते हैं कि दुनिया भर में लड़ाइयाँ चल रही हैं और मुझे यहाँ वाशिंगटन में रुकना पड़ेगा क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वार चल रही थी। और इसके बाद ओपनहाइमर उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। तो ग्रोव्स कहते हैं कि मैंने पेंटागन बनाया था और मेरी बिल्डिंग ब्लॉक्स को इतनी पसंद आई कि उन्होंने मुझे मैनहट्टन प्रोजेक्ट में इंजीनियर की जिम्मेदारी दी है। तो इसके बाद ओपनहाइमर
ग्रोव से कहते हैं कि किस तरह की, क्योंकि मैनहट्टन प्रोजेक्ट सीक्रेट था और उसके बारे में कुछ ही लोग जानते थे। तो ग्रोव कहता है कि ज़्यादा नाटक मत करो, तुम और अमेरिका के आधे फिजिशियन इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। ओपनहाइमर कहता है, मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा यूरेनियम इकट्ठा करना होगा। तो ग्रोव्स उसे बताते हैं कि उन्होंने 1200 टन यूरेनियम प्रोजेक्ट मिलने से पहले ही टेनेसी में एनरिच करवाने के लिए भेज दिया है और उन्हें बताते हैं कि उसका प्रोसेस चल रहा है। कर्नल ग्रोव्स इधर अपने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर की तलाश में आते हैं और इसलिए वो ओपनहाइमर का नाम सेलेक्ट करते हैं। और कर्नल ग्रोव्स ओपनहाइमर से काफ़ी मुतासिर होते हैं और उनके क्वांटम फिजिक्स की काम की काफ़ी तारीफ करते हैं। तो ओपनहाइमर उनसे पूछते हैं कि आप मेरे बारे में और क्या जानते हैं। तो ग्रोव्स कहते हैं कि आप एक अयाश हैं, शायद एक कम्युनिस्ट भी, जिस पर ओपनहाइमर उन्हें बताते हैं कि मैं एक न्यूटन डेमोक्रेट हूँ। तो ओपनहाइमर उनसे मजीद पूछते हैं कि आपने मेरे बारे में कोई अच्छी बात नहीं सुनी कि वो ब्रिलियंट हैं। तो ग्रोव्स कहते हैं कि आपकी फील्ड में ब्रिलियंट होना एक आम बात है। कर्नल ग्रोव कहता है कि आपकी तारीफ करने वाला इकलौता इंसान रिचर्ड ट्रूमैन था। रिचर्ड ट्रूमैन को लगता था कि आप ईमानदार हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ट्रूमैन ऐसा इंसान है जो लोगों से ज़्यादा साइंस के बारे में जानता है। और इसके बाद कर्नल ग्रोव्स उनसे कहते हैं कि आपको अब तक नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं मिला। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि आप जर्नल क्यों नहीं बने। तो ग्रोव कहता है कि शायद मैं इस प्रोजेक्ट के बाद बन जाऊं। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हो। ग्रोव्स ओपनहाइमर से पूछता है कि अगर आप मैनहट्टन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर होते तो आपका पहला कदम क्या होता। तो ओपनहाइमर कहते हैं आप एक थ्योरी को एटॉमिक बॉम्ब में तब्दील करने की बात कर रहे हैं। तो ग्रोव्स कहता है कि जर्मन्स 12 महीने पहले काम शुरू कर चुके हैं। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि उन्होंने 18 महीने पहले काम शुरू किया है। तो ग्रोव्स पूछते हैं कि उन्होंने किसे जिम्मेदारी दी है। तो ओपनहाइमर उन्हें बताते हैं कि उन्होंने हाइजेनबर्ग को जिम्मेदारी दी है। और हाइजेनबर्ग के बारे में ओपनहाइमर कहते हैं कि उससे बेहतर एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने वाला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ओपनहाइमर कहते हैं कि हिटलर हाइजेनबर्ग को सही रिसोर्सेज नहीं देगा, तो वही रिसोर्सेज अगर हम अपने साइंटिस्ट को दें, तो अमेरिका के बेहतरीन साइंटिस्ट मिलकर काम करें तो हम बेहतर नताइज देख सकते हैं। तो ग्रोव्स कहता है जिससे कंपार्टमेंटलाइजेशन मिलता है। और इसके बाद ओपनहाइमर मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए लोकेशंस डिसाइड करते हैं और वो रेडियोलॉजी लैब को बर्कली में लॉरेंस के नीचे ही रहने देते हैं और मेटलर्जी लैब को शिकागो में सिजलॉट के नीचे और यूरेनियम की इनरिच टेनेसी हैनफर्ड में छोड़ते हैं। और ग्रोव्स को बताते हैं कि अमेरिका की इंडस्ट्रियल पावर और साइंटिफिक पावर जुड़ी है लॉस अलामोस से और इसी वजह से हम ये सारा मटेरियल लॉस अलामोस में इकट्ठा करेंगे और वहीं सीक्रेट लैब बनेगी। और ये लॉस अलामोस वही जगह थी जिसे ओपनहाइमर बचपन से फिजिक्स के साथ जोड़ना चाहते थे। और अब ओपनहाइमर कर्नल ग्रोव्स को लॉस अलामोस में लेके जाते हैं और वहाँ एक नया शहर बसाने के लिए कहते हैं। लॉस अलामोस के बारे में बताते हैं और उन्हें कहते हैं कि जब तक मैनहट्टन प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता कोई भी साइंटिस्ट वहाँ से नहीं जा सकता था। लॉस अलामोस में हॉस्पिटल्स और स्कूल्स भी बनवाते हैं और साइंटिस्ट्स को अपनी फैमिलीज को साथ लेकर आने की इजाज़त देते हैं और वो कर्नल ग्रोव्स के साथ मिलकर अमेरिका के काफ़ी साइंटिस्ट से बात करते हैं और उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट में काम करने के लिए कहते हैं। और ओपनहाइमर प्रोजेक्ट को 4 डिवीजन्स में तकसीम करते हैं, एक्सपेरिमेंटल, मेटलर्जिकल, थ्योरेटिकल और ऑर्डिनेंस में। और ओपनहाइमर अपने फ्रेंड इसाडोर रोबी के साथ होते हैं। इसाडोर रोबी उन्हें कहता है कि मैं इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हो सकता। ओपनहाइमर उससे ना शामिल होने की वजह पूछते हैं तो वो कहता है कि तुम जो बॉम्ब बनाओगे उसे बहुत से मासूम लोगों की जानें जाएंगी और मैं नहीं चाहता कि फिजिक्स के 3 साल के इल्म को लोगों की जान लेने के लिए इस्तेमाल करें। तो ओपनहाइमर कहते हैं मैं नहीं जानता कि एटॉमिक बॉम्ब को लेकर हम पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, पर यकीनन हम नाल्सिस और जर्मन्स पर भरोसा नहीं कर सकते। इसके बाद ओपनहाइमर बर्कली में आ जाते हैं और बर्कली के लैब को कंप्लीट सील कर देते हैं और साइंटिस्ट को कहते हैं कि जब तक लॉस अलामोस का डी सेक्शन रेडी नहीं हो जाता तब तक हम यहीं से काम करेंगे। जैसे ही वो अपने काम को स्टार्ट करते हैं तो एडवर्ड टेलर उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि एक परेशानी है और वो उन्हें बताते हैं कि जब मैंने चेन रिएक्शन कैलकुलेट किया तो एक परेशानी में डालने वाला मसला दिखा।
और वो अपने कैलकुलेशंस को वहां बैठे सभी साइंटिस्ट को दिखाते हैं और सभी साइंटिस्ट यही कहते हैं कि ये नामुमकिन है, क्योंकि एडवर्ड टेलर कहता है कि हम जो चेन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे वो कभी नहीं रुकेगा। जिसे देखकर ओपनहाइमर भी काफी परेशान होते हैं और वो कहते हैं मैं प्रिंसटन में एल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलकर आता हूँ। इसके बाद ओपनहाइमर आइंस्टाइन से मिलने के लिए प्रिंसटन चले जाते हैं। जब ओपनहाइमर उनसे मिलते हैं तो वो ओपनहाइमर से पूछते हैं कि ये किसका कैलकुलेशन है। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि एडवर्ड टेलर का। तो आइंस्टाइन उनसे पूछते हैं कि तुम इसका क्या मतलब निकालते हो। तो वो उन्हें बताते हैं कि जब न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस से टकराते हैं और न्यूट्रॉन्स इस बार एक ऐसा चेन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं जो कभी नहीं रुकता। तो आइंस्टाइन कहते हैं कि जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। और ओपनहाइमर कहते हैं कि जब हम एटॉमिक डिवाइस को डेटोनेट करेंगे तो शायद हम एक ऐसा चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे जो कि पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। जिस पर एल्बर्ट आइंस्टाइन उन्हें कहते हैं तो नौबत यहाँ तक आ गई, तुम क्वांटम वर्ल्ड में इस कदर खो गए कि तुम चाहते हो कि इसका कोई हल निकल आए। और ओपनहाइमर उन्हें एक बार कैलकुलेशंस करने का कहते हैं। तो आइंस्टाइन उन्हें कहते हैं कि तुम और मुझ में शायद सिर्फ एक बात कॉमन है कि हम दोनों मैथ से नफरत करते हैं। तो आइंस्टाइन उनसे पूछते हैं कि बर्कली में इस पर कौन काम कर रहा है। तो ओपनहाइमर कहता है कि हैंस पैथी इस पर काम कर रहे हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि फिर वो तुम्हें सच बताएगा। ओपनहाइमर कहते हैं कि अगर ये सच तबाही भरा निकला तो आइंस्टाइन कहते हैं तो तुम इस पर काम करना बंद कर दो और अपनी सारी जानकारी को जर्मन्स के साथ शेयर करो ताकि दोनों में से कोई भी इस दुनिया को खत्म न कर दे। तो इसके बाद ओपनहाइमर दोबारा बर्कली में आ जाते हैं और हांस पैथी से मिलते हैं। हांस पैथी उन्हें बताते हैं कि बेकाबू न्यूक्लियर की पॉसिबिलिटी बिल्कुल जीरो जितनी है और ओपनहाइमर को वो सारे कैलकुलेशंस दिखाते हैं और ओपनहाइमर उन्हें दोबारा कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं, लेकिन हांस पैथी उन्हें कहते हैं कि फिर भी यही जवाब मिलेगा। जब तक कोई असली बॉम्ब डेटोनेट नहीं करेंगे तब तक मेरा जवाब तुम्हारे लिए यही रहेगा। तो इसके बाद ओपनहाइमर कहते हैं कि थ्योरी आपको यहीं तक लेकर जा सकती है। इसके बाद ओपनहाइमर अपनी वाइफ किटी के साथ शेवालियर के घर जाते हैं और शेवालियर जब ओपनहाइमर से मिलता है जॉर्ज एल टिल्टन के बारे में बताता है। शेवालियर मजीद कहता है कि जानते हो कि मुझे उस दिन जॉर्ज एल टिल्टन मिला था। वो शेल में काम करने वाला केमिस्ट, वो यूनियन का बंदा है और उसे शिकायत है कि हम ये लड़ाई दिल से नहीं लड़ रहे, हम हमारे दोस्तों की मदद नहीं कर रहे, हमारी सरकार रशियंस के साथ मालूमात शेयर नहीं कर रही और ज्यादातर साइंटिस्ट की थ्योरी बकवास लगती है। और उसने कहा है कि अगर किसी के पास कोई जानकारी है जो वो देना चाहता है तो वो ऑफिशियल जर्नल्स के जरिए उसे पहुंचाने में हमारी मदद कर सकता है। शेवालियर को ओपनहाइमर के मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं होता और वो उनसे सिर्फ जॉर्ज एल टिल्टन की बात को शेयर करता है। और इसके बाद स्टोरी अगेन 1954 की टाइमलाइंस में आ जाती है जहां ओपनहाइमर एईसी की तरफ से बिठाए गए बोर्ड को इसी बारे में ब्रीफ कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि वो बात वहीं खत्म हो गई। हमारे इतने सालों की दोस्ती से मुझे नहीं लगा कि शेवालियर वाकई ही कोई बात मुझसे निकलवाना चाहता है और उसे जरा भी आइडिया नहीं था कि मैं किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत पहले बताया गया था कि मैं इस हादसे के बारे में सरकार को खबर कर दूं। और इसके बाद मूवी का सीन स्ट्रॉस की टाइमलाइंस में आ जाता है जहां सेनेटर्स इसी बारे में बात कर रहे होते हैं और स्ट्रॉस से कहते हैं कि इन बातों से पता चलता है कि साइंटिस्ट और एईसी के दरमियान कितना फर्क था और इस दौरान एक सीनियर नॉमिनी ने ये कैसे हैंडल किया हम ये जानना चाहते हैं और इसलिए हम कमेटी में एक साइंटिस्ट को लाना चाहते हैं और सेनेटर्स एक साइंटिस्ट को कमेटी में लाने के बारे में कहते हैं। लेकिन स्ट्रॉस ने जो हशर ओपनहाइमर का किया था इसलिए साइंटिफिक कम्युनिटी स्ट्रॉस के काफी खिलाफ थी और इसलिए स्ट्रॉस इस बात को अपोज करता है और कहता है कि अगर इजाजत हो तो मुझे सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स के लिए नामजद किया गया है तो साइंटिस्ट की राय की क्या जरूरत है। तो उसे सेनेटर्स की तरफ से जवाब मिलता है कि ये एक कैबिनेट पोस्ट है, यहाँ सब की राय सुनी जाएगी। और स्ट्रॉस कहता है कि मैं गवाही देने वाले साइंटिस्ट का नाम जानना चाहूंगा, उसे क्रॉस एग्जामिन करने का मौका दिया जाए। तो उसे जवाब मिलता है कि ये कोई अदालत नहीं है। और इसके बाद सुनवाई में ब्रेक आता है जहां स्ट्रॉस का फ्रेंड उनसे कह रहा होता है 1925 से आज तक एक भी प्रेसिडेंशियल कैबिनेट नॉमिनी को पक्का नहीं किया गया, यहाँ का काम काज इसी तरह से चलता है। और उनका फ्रेंड उनसे कहता है वो यहाँ मौजूद हैं इसलिए उनसे अच्छे से पेश आओ। तो स्ट्रॉस अपने फ्रेंड से कहता है कि वो किस साइंटिस्ट को ला रहे हैं उसका नाम जानिए।
स्ट्रॉस अपने फ्रेंड्स को मजीद बताता है कि मैं साइंटिस्ट को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो अपने ऊपर उठने वाले सवालों से चिढ़ते हैं और स्ट्रॉस कहता है रॉबर्ट के साथ जो हुआ उसका इल्जाम मुझ पर लगाना आसान है। और इधर एडवर्ड टेलर का नाम इनके सामने आता है और वो कहते हैं कि टेलर बेहतर असर डाल सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लॉस अलामोस में, जहाँ ओपनहाइमर साइंटिस्ट को एक बोट के बारे में बताते हैं जो कि बंदरगाह पर आती है और उन्हें बताते हैं कि गोला बारूद लेकर आने वाला ये जहाज बंदरगाह में फटता है और अचानक बहुत बड़े पैमाने पर केमिकल रिएक्शन होता है और इंसान की तरफ से किया गया ये सबसे बड़ा धमाका था। चलो पता लगाते हैं कि अगर ये धमाका न्यूक्लियर होता तो कितना खतरनाक होता। तो हम धमाके की ताकत को TNT टन्स में गिनेंगे। तो साइंटिस्ट कहते हैं लेकिन जवाब हजारों में हो सकता है। तो ओपनहाइमर कहते हैं तो किलो टन्स में गिनेंगे। और इसके बाद एक साइंटिस्ट ब्रीफ करते हैं अगर हमने U-235 का इस्तेमाल किया तो बम को ज़रूरत होगी 12 किलो U-235 की, और अगर हम प्लूटोनियम इस्तेमाल करते हैं तो हमें 4.5 किलोग्राम प्लूटोनियम की ज़रूरत होगी। और पिछले पूरे महीने में हमने इतना ही यूरेनियम इकट्ठा किया है और हैनफर्ड से इतना ही प्लूटोनियम इनरिच कर पाए हैं। और इस पूरे मामले में एडवर्ड टेलर काफ़ी बोर होते नजर आते हैं और ओपनहाइमर उनसे पूछते हैं कि तुम बोर तो नहीं हो रहे एडवर्ड। तो एडवर्ड कहता है कि हाँ थोड़ा सा। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम क्यों बोर हो रहे हो। तो एडवर्ड टेलर कहता है कि इस कमरे में आने से पहले सभी जानते थे कि फिशन बॉम्ब बनाना मुमकिन है, तो क्यों ना हम कुछ नया सीखकर बाहर निकले। तो ओपनहाइमर कहते हैं जैसा कि, और एडवर्ड टेलर उनसे कहता है अगर हम हाइड्रोजन एटम के आइसोटोप्स का इस्तेमाल करें और एटम को सकोड़ दिया जाए तो हमें ये एनर्जी मेगा टन्स में मिलेगी। तो ओपनहाइमर कहते हैं लेकिन तुम हाइड्रोजन के एटम्स को फ्यूज करने के लिए फोर्स कहाँ से पैदा करोगे। तो एडवर्ड टेलर कहता है कि छोटे से फिशन बॉम्ब से। तो ओपनहाइमर कहते हैं चलो अब हमें फिशन बॉम्ब की जरूरत पड़ने ही वाली है तो हम इसी पर फोकस करते हैं। और इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है स्ट्रॉस की टाइमलाइंस में, जहां सेनेटर्स उनसे कहते हैं कि आइसोटोप्स की प्रॉब्लम आप और ओपनहाइमर के बीच हुई बहस की असल वजह नहीं थी बल्कि वो थी हाइड्रोजन बॉम्ब। सेनेटर कहता है कि मैंने सही कहा। तो स्ट्रॉस कहता है कि कुलीग होने के नाते हमारे दरमियान ये बहस होती थी कि हाइड्रोजन एटम बनाया जाए। और इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है एक सीक्रेट कमेटी पर जो कि AEC की तरफ से बिठाई गई होती है और उन लोगों में स्ट्रॉस, ओपनहाइमर और लेफ्टिनेंट कर्नल निकोलस मौजूद होते हैं, क्योंकि रशिया ने अमेरिका के नॉर्थ पैसिफिक के ऊपर हमला किया था और वहाँ उन्हें कुछ रेडिएशंस मिलते हैं जिसकी वजह से ये सारा मामला शुरू हो जाता है। और ओपनहाइमर कमेटी के लोगों को बताते हैं कि नॉर्थ पैसिफिक के ऊपर हमारे डीप रिसर्चर्स ने रेडिएशंस डिटेक्ट किए हैं। और स्ट्रॉस कहता है और ये रहा फिल्टर पेपर, और ओपनहाइमर कहते हैं कि ये एक एटॉमिक बॉम्ब का टेस्ट है। तो स्ट्रॉस कहता है कि रशियंस के पास बॉम्ब है, हमें इस मामले में उनसे कहीं आगे होना चाहिए था। तुम लोग लॉस अलामोस में क्या कर रहे थे? क्या सिक्योरिटी कड़ी नहीं थी? क्योंकि रशियंस जिस बॉम्ब से पैसिफिक ओशन में अटैक करते हैं वो ओपनहाइमर के लॉस अलामोस में बनाए गए प्लूटोनियम बॉम्ब की तरह होता है। और वहाँ मौजूद निकोलस भी कहते हैं कि सिक्योरिटी बिल्कुल कड़ी थी, मैं वहीं मौजूद था। और इसके बाद मूवी अपने फ्लैशबैक की तरफ जाती है जहाँ हमें साइंटिस्ट एटम के स्ट्रक्चर को बनाते हुए नजर आते हैं और वो साइंटिस्ट कह रहा होता है कि हम एक बड़े गोले में फिशनेबल मटेरियल को इतनी फोर्स के साथ डालेंगे कि रिएक्शन शुरू हो सके। और उसके बाद कर्नल ग्रोव्स एक जर्मन बोर्न साइंटिस्ट क्लास बॉक्स से ओपनहाइमर को मिलवाते हैं और ये वही साइंटिस्ट है जिसने लॉस अलामोस के सीक्रेट्स को सोवियत यूनियन तक पहुंचाया है। और ग्रोव्स जब काफी टाइम के बाद लॉस अलामोस में आता है और वो वहाँ खवातीन को भी काम करते देखता है और वो ओपनहाइमर से सवाल करता है और ओपनहाइमर कहते हैं कि मैंने सबकी बीवियों को काम पर रखा है ताकि हम स्टाफ कम करेंगे और अपनों को साथ में रखेंगे। तो ग्रोव्स उनसे पूछते हैं क्या ये औरतें क्वालिफाइड हैं? तो ओपनहाइमर कहते हैं कि ये हमारी सोसाइटी की सबसे स्मार्ट औरतें हैं और इन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस भी मिल चुका है। और कर्नल निकोलस ओपनहाइमर को बताते हैं कि मैंने ग्रोव्स को खबर कर दी है कि तुम हर रात ओपन डिस्कशंस कर रहे हो, जिस पर कर्नल ग्रोव्स उन्हें कंपार्टमेंटलाइजेशन फॉलो करने के बारे में कहते हैं और वो उन्हें कहते हैं आप सिर्फ हफ्ते में एक बार ही ओपन डिस्कशंस कर सकेंगे जब हम यहाँ मौजूद होंगे। और ओपनहाइमर कर्नल ग्रोव्स से अपने भाई फ्रैंक को लॉस अलामोस में लाने के लिए इजाज़त मांगते हैं
और ओपनहाइमर निकोलस से कहते हैं कि मेरा सिक्योरिटी क्लियरेंस मंजूर हुआ है या नहीं, मुझे शिकागो जाना है। इसके बाद स्टोरी अगेन मीटिंग में आ जाती है, जहाँ लोइस स्ट्रास ओपनहाइमर से पूछते हैं कि आपकी ओपन डिस्कशंस में कितने लोग होते थे, और ओपनहाइमर कहते हैं कि उस वक्त हमारा मुकाबला नॉजेस के साथ था। तो स्ट्रास कहता है कि अब हमारा मुकाबला साउथ यूनियन के साथ है, और स्ट्रास कहता है कि वो अपनी पहली गोली चला चुके हैं। तो स्ट्रास ओपनहाइमर को वो फिल्टर पेपर दिखाता है, और स्ट्रास पूछता है जो डिवाइस उन्होंने डेटोनेट किया था वो किस तरह का था। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि डाटा देकर तो लगता है कि प्लूटोनियम डिवाइस हो। तो स्ट्रास फौरन कहता है कि जैसा कि तुमने लॉस एलामोस में बनाया था, रशियंस के पास ऐसा ही बॉम्ब है। और वो मजीद कहता है कि ट्रूमैन जानना चाहते हैं कि आगे क्या करना है, क्योंकि स्ट्रास ओपनहाइमर पर इल्ज़ाम लगाता है लॉस एलामोस से उसका डिज़ाइन चोरी हुआ है, और रशियंस ने भी प्लूटोनियम बेस्ड डिवाइस बनाया है। और वो एडवर्ड टेलर के हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने पर ज़्यादा जोर देता है, और वो कहता है ट्रूमैन को भी हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में पता होना चाहिए। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि टेलर का डिज़ाइन शुरुआत से ही बेतुका था, आपको ये बॉम्ब बैलगाड़ी से फेंकना होगा, ना कि प्लेन से, क्योंकि ओपनहाइमर हाइड्रोजन बॉम्ब के खिलाफ होते हैं। और स्ट्रास कहता है कि अगर इस तरह ही चलता रहा तो ये फिर से हमें उनके आगे ले जा सकता है। रशियंस इस बारे में पहले से जानते हैं, लॉस एलामोस के जासूसों की तरफ से, तो वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि लॉस एलामोस में जासूस थे। इसके बाद मूवी अगेन ओपनहाइमर के मैनहट्टन प्रोजेक्ट की तरफ आ जाती है, जहां डेट है 2 दिसंबर 1942, और ओपनहाइमर शिकागो में पहला आर्टिफिशियल न्यूक्लियर चेन रिएक्टर शिकागो पाइल 1 देखने के लिए डॉक्टर डिफर्मे से मिलने जाते हैं। वो वहाँ सिजलॉट से भी मिलते हैं, और उसके बाद ओपनहाइमर जब वापस आते हैं तो ग्रोव्स को इस बारे में पता चलता है कि वो शिकागो में सिजलॉट से मिलने गए हैं, जिसकी वजह से ग्रोव्स उन पर काफ़ी गुस्सा होते हैं, और ओपनहाइमर के साथ खड़े उनके फ्रेंड पर भी काफ़ी गुस्सा निकालते हैं। और जब उनका फ्रेंड ये सारी बातें देखता है तो वो कहता है कि मुझे इस पागल खाने में नहीं रहना, इस हालात में कोई भी काम नहीं कर सकता, और वो वहीं पर उस मिशन को क्विट कर देता है। तो ग्रोव्स कहते हैं कि इसके बिना भी कर लेंगे। तो जब उनका फ्रेंड चला जाता है तो ओपनहाइमर कहते हैं कि हर कोई मेरी तरह इमोशनल फूल नहीं होता, और इसके बाद ओपनहाइमर ग्रोव्स से अपने सिक्योरिटी क्लियरेंस दिलवाने के बारे में कहते हैं, और कहते हैं कि मुझे मेरा सिक्योरिटी क्लियरेंस दिलवाएं ताकि मैं आपके लिए कोई चमत्कार कर सकूं। और इसके बाद स्टोरी अगेन ओपनहाइमर की टाइमलाइंस में आ जाती है, जहां इस वक्त मीटिंग में मौजूद होते हैं कर्नल ग्रोव्स, और मीटिंग की तरफ से सवाल किया जाता है कि आपने डॉक्टर ओपनहाइमर को हायर किया था, आपको पता था कि उनके कम्युनिस्ट के साथ राब्ते थे। तो कर्नल ग्रोव्स जवाब देते हैं कि मैं जानता था कि कई लोग उन पर शक करते हैं, ये भी जानता था कि वो बहुत खुली आज़ाद सोच रखने वाले हैं। तो रोजर रोप सवाल करता है, क्या इस प्रोजेक्ट के सिक्योरिटी ऑफिसर ने ओपनहाइमर को सिक्योरिटी क्लियरेंस ना देने की सलाह दी थी? तो ग्रोव्स कहता है कि मेरी इजाज़त के बिना वो उन्हें क्लियर नहीं कर सकता था। तो इसके बाद रोजर ओपन से अगेन सवाल करता है और कहता है कि खैर अब मुझे बस एक ही जवाब चाहिए, क्या आप एईसी की मालूमात के मुताबिक ओपनहाइमर को सिक्योरिटी क्लियरेंस देंगे? तो कर्नल ग्रोव्स पूछते हैं कि ओपनहाइमर पर क्या इल्ज़ामात हैं। तो इसके बाद रोजर उन्हें एक पेज देते हैं, और मूवी अगेन शिफ्ट हो जाती है ओपनहाइमर के मैनहट्टन प्रोजेक्ट में लॉस एलामोस में, जहां उनके फ्रेंड लॉरेंस ओपनहाइमर से मिलने आते हैं, और ओपनहाइमर को देखता है और वो कहता है कि फ़िज़िक्स और न्यू मैक्सिको, बाप रे क्या सफ़र है। और इसके बाद स्टोरी अगेन स्ट्रॉस की मीटिंग में आ जाती है, जहां स्ट्रॉस सवाल करता है कि लॉस एलामोस में कुछ जासूसों की अफवाहें भी फैली थी, मुझे बताया गया है कि वहाँ कुछ कम्युनिस्ट भी थे। तो निकोलस कहता है कि मुझे याद है आपने अपने भाई फ्रैंक को लॉस एलामोस में लाने की जिद की थी। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि उस वक्त मेरा भाई कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ चुका था। वो स्ट्रॉस कहता है कि लोमिनस का क्या? ये लोमिनस ओपनहाइमर का बर्कली में पहला स्टूडेंट होता है जो कि कम्युनिस्ट होता है। और ओपनहाइमर जवाब देते हैं कि लोमिनस ने लॉस एलामोस में कभी काम नहीं किया, वो बस कनेक्शंस का काम करता था, और लोमिनस जस्ट लॉरेंस और ओपनहाइमर के दरमियान कनेक्शन का काम करता था, और वो इसी बात को वाजे करते हैं। और इसके बाद ओपनहाइमर कहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी कितनी टाइट थी
यहाँ बैठे कर्नल निकोलस से पूछ लीजिए। तो निकोलस कहता है कि मौजूदा लोगों को देखकर सिक्योरिटी कितनी कड़ी थी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये ओपनहाइमर की फाइल पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या नाम लेना ज़रूरी है जीन टैटलॉक या शिवेलियर वाले हादसे का? तो मूवी अगेन मैनहट्टन प्रोजेक्ट की तरफ आ जाती है, जहाँ पर कर्नल निकोलस ने लुमिनस को मैनहट्टन प्रोजेक्ट से निकाल दिया है और ओपनहाइमर निकोलस के पास आते हैं और कहते हैं कि एक और प्रॉब्लम हुई है, लुमिनस को निकाल दिया गया है। कर्नल निकोलस कहता है कि हम जंग लड़ रहे हैं। तो ओपनहाइमर कहता है कि बेवकूफ़ों जैसी बातें ना करो निकोलस, हमें उसकी ज़रूरत है। तो निकोलस बताते हैं कि वो लैब में यूनियन शुरू कर रहा था, वही FAACT के बारे में काम कर रहा था, और बर्कली के सिक्योरिटी ऑफिसर को शक है कि कहीं यहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी न घुस जाए। और इसके बाद निकोलस ओपनहाइमर को उनका क्यू क्लियरेंस देता है और ओपनहाइमर बताते हैं कि वो शिकागो जा रहे हैं। तो निकोलस उनसे कहता है कि बेहतर होगा आप किसी भी ऐसे इंसान से ताल्लुक़ न रखें जो कम्युनिस्ट हो। इसके बाद स्टोरी अगेन ओपनहाइमर की सिक्योरिटी हायरिंग में आ जाती है, जहां रॉजर ओप उनसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर आपको क्या लगता है कि किसी सिक्योरिटी वार्मशिप पर काम करने वाले शख्स का कम्युनिस्ट से जुड़ना खतरनाक हो सकता था? तो ओपनहाइमर कहते हैं कि मेरी माने उस दिनों से ज़्यादा खतरा हमें आज है। तो उनसे रॉजर ओप अगेन सवाल करते हैं कि मतलब कम्युनिस्ट जिन्हें हम जानते हैं? तो ओपनहाइमर अगेन उन्हें जवाब देते हैं कि देखिए, मैंने अपने दिल में बहुत सारे राज एक अरसे से छुपाए रखे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं किससे बात कर रहा हूँ, पर मैं अपने राज कभी दूसरों के सामने नहीं खोलता। रॉजर ओपन से सवाल करते हैं आपने यहाँ कहा है कि 1943 में आपको जीन टैटलॉक से मिलना था, आपको उससे क्यों मिलना था? तो ओपनहाइमर जवाब देते हैं क्योंकि मेरे मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर जाने से पहले वो मुझसे मिलना चाहती थी, पर उस वक्त मैं उससे नहीं मिल पाया, इसलिए मुझे लगा कि मुझे एक बार उससे मिलना चाहिए। उस वक्त उसका साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट चल रहा था और वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तो रॉजर ओपन से सवाल करते हैं क्या आपको पता चला कि उसने आपसे क्यों मिलना था? तो ओपनहाइमर कहते हैं क्योंकि वो उस वक्त भी मुझसे प्यार करती थी। इसके बाद स्टोरी अपने फ्लैशबैक की तरफ जाती है, जहां हमें ओपनहाइमर जीन टैटलॉक से शिकागो में मिलते दिखाई देते हैं और ओपनहाइमर जीन टैटलॉक से मिलने के बाद उसे कहते हैं कि तुमने मुझे बुलाया था और मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने मुझे बुलाया, लेकिन अब मैं तुमसे मिलने नहीं आऊँगा। और इसके बाद ओपनहाइमर जीन टैटलॉक से नहीं मिलते और स्टोरी अगेन सिक्योरिटी हायरिंग में शिफ्ट होती है, जहां रॉजर ओपन से फिर सवाल करते हैं कि इसके बाद आप उससे कब मिले? तो ओपनहाइमर कहते हैं कि इसके बाद मैं उससे कभी नहीं मिला। और ये सारी बातें ओपनहाइमर के साथ किटी भी सुन रही होती है, जो उनकी पर्सनल लाइफ को तारीख में दर्ज होने से काफ़ी गुस्से में होती है। और वो ओपनहाइमर से कहती है एक बात कहूँ, तुम यहीं बैठे रहो दिन महीने साल और इन्हें हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने दो, तुम इन्हें रोकते क्यों नहीं? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ओपनहाइमर पर, जहाँ ओपनहाइमर लुमिनस से मिलने के लिए जाते हैं, पर लुमिनस को सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने अरेस्ट किया होता है, इसलिए वहाँ का सिक्योरिटी ऑफिसर उन्हें कहता है कि अगर आप लुमिनस से मिलने चाहते हैं तो आपको कल आना होगा, आज देर हो चुकी है। और ओपनहाइमर उस ऑफिसर से कहते हैं कि यहाँ तक सोवियत यूनियन का सवाल है, मैं आपको आगाह करने आया था, एल्टल्टन से आगाह रहें। और अगली सुबह जब ओपनहाइमर वहाँ जाते हैं तो उनकी मुलाकात जनरल पैच से होती है और वो कम्युनिस्ट लोगों के सख्त खिलाफ होता है और वो ओपनहाइमर के साथ कुछ देर डिस्कशन करते हैं और ओपनहाइमर से कोई ऐसी बात निकलवाना चाहते हैं कि वो ओपनहाइमर को फंसा सके। इसलिए वो ओपनहाइमर से उनके शिवेलियर वाले वाक़े के बारे में पूछते हैं, जहां उनके फ्रेंड शिवेलियर उनसे कहते हैं शेल का एक केमिस्ट है जो ये जानकारी सीनियर ऑफिसर्स के जरिए रशियंस तक पहुंचा सकता है और ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगी। और जनरल पैच ओपनहाइमर से इसी बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओपनहाइमर उन्हें कुछ भी नहीं बताते। और इसके बाद ओपनहाइमर जनरल ग्रोव्स से मिलते हैं और जनरल ग्रोव्स को ये सारी बात बताते हैं। और जब जनरल ग्रोव्स को ये पता चलता है कि वो पैच से मिले हैं तो वो ओपनहाइमर से सख्त नाराज़ होते हैं और वो उन्हें बताते हैं बोरिस पैच एक रशियन है जो ऑर्थोडॉक्स फैमिली से है। वो 1918 में रशिया गया था और वो एक ऐसा इंसान है जिसने अपने हाथों से बहुत से कम्युनिस्ट लोगों को मारा है। और लुमिनस को बोर्ड पर ले जाता है और उससे रशियंस तरीके से सवाल जवाब करता है और FBI से कहता है कि उसे किडनैप कर लिया गया है। और इसके बाद
सीन अगेन 1954 की टाइमलाइंस में आता है, जहां जनरल पैच को एईसी की तरफ से बिठाएगी कमेटी के सामने होते हैं और उनसे रॉजर ऑफ सवाल करता है कि आपने 1943 में एक मेमो जारी किया था, क्या आप ये पढ़ सकते हैं? और उसमें जनरल पैच लिखते हैं कि सब्जेक्ट को उस रात जीन टैटलॉक से मिलना था और उसने उसके साथ रात भी गुजारी, और वो सब्जेक्ट कौन था? ओपनहाइमर। और स्टोरी अगेन कर्नल ग्रोव्स के टाइमलाइंस में आ जाती है, जहाँ उनसे सवाल करते हैं कि आप कुछ वेलियर वाले हादसे के बारे में कोई बातचीत पता है? तो कर्नल ग्रोव्स कहते हैं कि मैं इस हादसे के बारे में इतने किस्से सुन चुका हूँ कि पहले इस हादसे के बारे में इतना उलझा हुआ नहीं था जितना अब उलझ चुका हूँ। और मुझे लगता है कि ओपनहाइमर का रवैया एक ऐसे अमेरिकन स्कूल जाने वाले लड़के की तरह है जिसे लगता है कि वो अपने दोस्त की शिकायत करना बुरी बात होगी, क्योंकि ओपनहाइमर अपने फ्रेंड शिवालियर को इस सारे मामले से दूर रखना चाहते थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्रिसमस की सेलिब्रेशन पर, जहां कर्नल ग्रोव्स सारे इकट्ठे हुए साइंटिस्ट को कहते हैं कि आपके लिए क्रिसमस का गिफ्ट लेकर आया हूँ, और वो उन्हें नील्स बोर से मिलवाते हैं। और नील्स बोर जब ओपनहाइमर से मिलते हैं तो नील्स बोर ओपनहाइमर को कहता है कि एक बॉम्ब काफ़ी होगा। ओपनहाइमर कहते हैं जंग करने के लिए, तो नील्स बोर कहते हैं कि हर जंग ख़त्म करने के लिए। और नील्स बोर मजीद कहता है कि हाइजेनबर्ग ने मुझे मेरा ध्यान खींचने के लिए कुछ बातें बताई, यूरेनियम में होने वाले फिशन रिएक्शंस। और जब ये बातें चल रही होती हैं उस वक्त रूम में कुछ दूसरे साइंटिस्ट भी मौजूद होते हैं और वो ओपनहाइमर के साथ अकेले में बात करना चाहते हैं। और वो ओपनहाइमर को कहते हैं, देखिए मैं यहाँ मदद करने नहीं आया, तुम मेरे बिना भी कर सकते हो, मैं यहाँ अलर्ट करने आया हूँ। तुम जो ताकत उजागर करने वाले हो वो नालसिस के बाद भी हमेशा जिंदा रहेगी और दुनिया इसके लिए तैयार नहीं है। तो ओपनहाइमर कहते हैं फ्यूचर के खतरों की परवाह किए बगैर हम अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो नील्स बोर कहते हैं कि हमें पॉलिटिशियंस को समझाना होगा कि ये एक नया हथियार नहीं है, ये नई दुनिया है। मुझसे जो हुआ वो मैं ज़रूर करूँगा। अब तुम अमेरिकन देवता बन चुके हो, वो शख्स जिसने उन्हें खुद को तबाह करने की ताकत दी है, अब वो तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम्हारा असली नाम शुरू होगा। और इसके बाद एक खातून आकर उन्हें इंटरप्ट करती है और कहती है कि ओपी मुझे माफ़ करना, तुम्हारे लिए कॉल है सैन क्राइसिस से। और ओपनहाइमर को पता चलता है कि उनकी गर्लफ्रेंड की मौत हो चुकी है। और ओपनहाइमर इसके बाद एक सुनसान जगह पे चले जाते हैं और उसके बाद उसकी वाइफ किटी उससे मिलती है और वो उससे बताता है कि उसके बाप को कल बाथरूम में उसकी लाश मिली, उसने नींद की गोलियां खाई, उसने सुसाइड नोट लिखा लेकिन साइन नहीं किए, उसके खून से क्लोरल हाइड्रेट मिला। मैं उससे मिला था, उसने कहा था कि मुझे उसकी ज़रूरत है, लेकिन मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा, मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। और वो इस सब का इल्ज़ाम अपने पर लेने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि ये मेरी गलती है। तो किटी उनसे कहती है कि तुम्हें खुद को संभालना होगा, ये लोग तुम पर इन्हिसार करते हैं। जीन टैटलॉक की डेथ के बाद ओपनहाइमर काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं और लॉस एलामोस में सारे साइंटिस्ट आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ साइंटिस्ट लॉस एलामोस को छोड़कर के लिए भी रेडी होती हैं। तो ओपनहाइमर कहता है कि कोई भी लॉस एलामोस छोड़कर नहीं जाएगा और एडवर्ड टेलर लॉस एलामोस छोड़कर जाने लगता है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉम्ब पर रिसर्च करना चाहता है और एटॉमिक बॉम्ब पर रिसर्च करने के लिए उसके पास टाइम नहीं होता। तो ओपनहाइमर उसे रोकने के लिए कहते हैं कि तुम यहीं रहोगे, तुम जिस पर चाहो रिसर्च करो, फिशन, हाइड्रोजन बॉम्ब, तुम जो चाहो वो करो। तो एडवर्ड कहता है कि इसके लिए वक्त कहाँ है, तुम एक पॉलिटिशियन बन चुके हो, फिजिक्स तो तुम सालों पहले भूल चुके हो। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि हफ्ते में एक बार तुम और मैं मिलकर काम करेंगे। और सीन अगेन 1954 की टाइमलाइंस में आता है, जहां ओपनहाइमर से सवाल किया जाता है कि इसका मतलब है कि लॉस एलामोस में सुपर पर काम चल रहा था, जो कि एडवर्ड टेलर की तरफ से डिज़ाइन किया गया हाइड्रोजन बॉम्ब था। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि हाँ, और इसके बाद भी आप ये कहते थे कि इसको बनाना नामुमकिन है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि उसे बनाना नामुमकिन है, मैं बस उसके टेक्निकल प्रॉब्लम्स पर रोशनी डाल रहा था। तो रॉजर ओपन से कहता है, तो आपने रशियन बॉम्ब के बाद एईसी की मीटिंग में उसे रोका नहीं। और सीन शिफ्ट होता है एईसी की मीटिंग पर, जहां एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मेंबर्स हाइड्रोजन बॉम्ब की तैयारी में लगे होते हैं और वो नक्शे पर उन शहरों के नाम फाइनल कर रहे होते हैं जहां बॉम्ब को गिराया जाना होता है।
और वो कह रहे होते हैं कि हाइड्रोजन बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब से 1000 गुना ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इस बॉम्ब के निशाने पर सिर्फ बड़े बड़े शहर होंगे। ये कत्लेआम करने का हथियार है। तो स्ट्रॉस कहता है कि मैप पर ऐसी जगह पर सर्कल्स बनाओ जहां वो हमें टारगेट्स कर सकते हैं। हम आसानी से रशिया को मार दे सकते हैं। तो ओपनहाइमर इधर भी हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में कहते हैं कि जैसा कि मैंने कहा है कि टेलर का डिज़ाइन आज भी उतने ही बेतुके हैं जितने जंग के दौरान थे। तो उनसे सवाल किया जाता है कि एक हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया जा सकता है, ओपनहाइमर तुम ये जानते हो? ओपनहाइमर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि एक मंसूबे पर सारे रिसर्चर्स को ज़ाया करना चाहिए। तो स्ट्रॉस कहता है तो ये बताओ, तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ट्रूमैन लोगों को कैसे भरोसा दिलवा सकते हैं? तो ओपनहाइमर कहते हैं कि सीधी सी बात है, हथियारों को फैलाने से रोककर। उन्हें ये बात वर्ल्ड गवर्नमेंट के सामने लेकर जानी चाहिए। तो स्ट्रॉस कहता है इसका मतलब है कि तुम यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे हो। उन्हें ये सारा मामला यूनाइटेड नेशन में लेकर जाना चाहिए और एटॉमिक वेपन्स को फैलाने से रोकना चाहिए। और स्ट्रॉस अगेन सवाल करता है लेकिन मेरा सवाल है कि ट्रूमैन को करना क्या चाहिए, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है, क्योंकि इस दुनिया को फासिटिज्म से नहीं कम्युनिस्ट से खतरा है। तो ओपनहाइमर कहते हैं लुइस तुम समझ नहीं रहे, अगर हमने हाइड्रोजन बम बनाया तो रशिया के पास इसको बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। तो स्ट्रॉस कहता है कि हो सकता है कि उसने काम शुरू भी कर दिया हो। स्ट्रॉस इधर भी ओपनहाइमर पर इल्ज़ाम लगाता है और वो कहता है कि लॉस अलामोस के जासूसों की मदद से। तो ओपनहाइमर कहते हैं लॉस अलामोस में कोई जासूस नहीं है। ओपनहाइमर कहते हैं कि मेरे ख्याल से हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, रशिया का भरोसा जीतना चाहिए, उनसे वादा करेंगे कि हम हाइड्रोजन बम नहीं बनाएंगे। तो स्ट्रॉस कहते हैं कि उन्हें बॉम्ब के बारे में बताकर। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि आपको यकीन है कि वो इस बारे में पहले से नहीं जानते। तो इसके बाद स्ट्रॉस कहता है कि ठीक है, इस वक्त मैं चाहता हूँ कि सारे कमेटी मेंबर्स किसी प्राइवेट जगह पर मिलकर सारी सिफारिशों पर गौर करें। और जब ये कमेटी ख़त्म हो जाती है इसके बाद स्ट्रॉस ओपनहाइमर से मिलते हैं। तो स्ट्रॉस ओपनहाइमर से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें फ़ैसला सुनाना चाहिए, क्योंकि ओपनहाइमर इन एटॉमिक डिवाइसेस को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन स्ट्रॉस हाइड्रोजन बॉम्ब बनाना चाहता है। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि मत बोलो, हमने एक एडवाइजरी कमेटी है, हमारा काम उन्हें सलाह देना है। और इस कमेटी के बाद उन्हें विलियम बोर्डन्स मिलता है और वो उनसे कहता है कि डॉक्टर ओपनहाइमर जो एईसी की तरफ से पॉइंट किए गए थे, और वो उनसे मिलता है। उनको कहता है कि डॉक्टर ओपनहाइमर, जंग के दौरान मैं एक पायलट था। एक रात हमला कर कर लौटते वक्त मैंने M2 रॉकेट जैसी एक चीज़ देखी। मैं बस यही सोच रहा था कि दुश्मन ऐसे रॉकेट का इस्तेमाल कर कर हम पर न्यूक्लियर हमला कर सकता है। तो ओपनहाइमर कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस खतरे को सच्चाई में न बदलने दें। और इसके बाद ओपनहाइमर का फ्रेंड उनको समझाता है कि तुम्हें स्ट्रॉस से दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि अगर हम दोनों बोलेंगे तो वो मेरी बात मानेंगे। तो उनका फ्रेंड कहता है कि तुम्हारी बात उन्हें मसीहा की तरह लगती है, स्ट्रॉस पर कोई भरोसा नहीं करता। तो ओपनहाइमर कहते हैं तो फिर वो मसीहा की बात मानेंगे। तो उनका फ्रेंड कहता है कि मसीहा गलती नहीं कर सकता, कभी नहीं। और इसके बाद स्टोरी स्ट्रॉस के टाइमलाइंस में आती है, जहां सेनेटर्स ओपनहाइमर की सिक्योरिटी फाइल विलियम बोर्डन के हाथ लगने के बारे में स्ट्रॉस से सवाल करती हैं और वो उनसे पूछते हैं कि ओपनहाइमर की फाइल बोर्डन के हाथ कैसे लगी। वो उस वक्त कोई सरकारी कर्मचारी नहीं था, फिर भी लगता है कि उसके पास डॉक्टर ओपनहाइमर की फाइल का पूरा एक्सेस था। और वो कहते हैं कि शायद निकोलस ने उनके हाथ में ये फाइल थमाई हो। और वो कहते हैं कि शायद एईसी में कोई और हो सकता है जिन्होंने ओपनहाइमर की फाइल विलियम बोर्डन को दी हो। तो स्ट्रॉस कहता है कि ये बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है। और इसके बाद एडवर्ड टेलर सेनेटर्स के सामने पेश होते हैं और उनसे सवाल किया जाता है कि आपको क्या लगता है कि डॉक्टर ओपनहाइमर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ गद्दारी की है? तो एडवर्ड कहता है कि मुझे हमेशा से यकीन था, वो आज भी मेरे वतन के लिए वफादार हैं और ये यकीन तब तक कायम रहेगा जब तक कोई ठोस सबूत हमारे हाथ नहीं लग जाता। और इसके बाद ओपनहाइमर यूनिवर्सिटी में जाते हैं जहाँ पर इस बारे में बात की जा रही होती है कि ये सच है कि जर्मनी जल्द सरेंडर करने वाला है। वो अब इंसानियत के लिए वो ख़तरा नहीं रहा जो पहले था। और इसके बाद ओपनहाइमर वहाँ आते हैं और वह कहता है कि ये सच है कि हिटलर मर चुका है
लेकिन जापान अभी भी लड़ रहा है। तो वो स्टूडेंट उनसे सवाल करते हैं, लेकिन आप लोगों पर ये बॉम्ब गिराने की वकालत कैसे कर सकते हैं? तो ओपनहाइमर कहते हैं कि हम थियरिस्ट हैं, हम फ्यूचर के लिए काम करते हैं और इसमें दिखने वाली तबाही हमें डराती नहीं, लेकिन जब तक वो इस तबाही को समझेंगे नहीं, वो इस तबाही से डरेंगे नहीं। और जब दुनिया लॉस आलामोस में बने बॉम्ब की ताकत को देखेगी, तब हमारी मेहनत से दुनिया में खामोशी कायम होगी, जो पहले कभी नहीं हुई। ऐसी खामोशी जो भाईचारे की बुनियाद बनेगी। इसके बाद सीन लॉस आलामोस में शिफ्ट होता है, जहां ओपनहाइमर और जनरल ग्रोव्स आपस में बहस कर रहे होते हैं। और ओपनहाइमर कहते हैं कि हम सितंबर में टेस्ट करेंगे, जबकि ग्रोव्स कहता है हमें ये टेस्ट जुलाई में करना होगा। और वो कहता है कि मुझे मेरा भाई चाहिए, कि वो रेगिस्तान को जानता है। तो ग्रोव्स कहते हैं कि वो एक कम्युनिस्ट है। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि वो पॉलिटिक्स भूल चुका है, वो पिछले 2 सालों से इसी बारे में काम कर रहा है। और ग्रोव्स कहते हैं कि हम टेस्ट को नाम क्या देंगे? तो ओपनहाइमर टेस्ट को नाम देते हैं ट्रिनिटी टेस्ट। और सीन शिफ्ट होता है ओपनहाइमर की सिक्योरिटी हायरिंग में, जहां रोजर सवाल करता है कि आपने अपने भाई फ्रैंक को लॉस आलामोस में लाने की जिद की थी और आपको पता है कि वो एक कम्युनिस्ट है। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि वो एक कम्युनिस्ट था। स्टोरी अगेन लॉस आलामोस में आती है और ग्रोव्स कहते हैं कि हम कल वाशिंगटन जाएंगे और वार सेक्रेटरी को तारीख बतानी होगी। और ओपनहाइमर ग्रोव्स के साथ शिकागो में जाता है और वहाँ उसे सिजलार्ड और डेविड हिल मिलते हैं। और सिजलार्ड जब ओपनहाइमर से मिलता है तो वो इस बात पर पूरा जोर डालता है कि इस बॉम्ब को जापान के खिलाफ इस्तेमाल न करें। और वो कहता है कि हिटलर मर चुका है, जर्मनी हार मान चुका है और जापान ज़्यादा देर टिक नहीं सकता। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि तुम ये कैसे कह सकते हो? तुमने आइंस्टाइन को कहकर हमें ख़त लिखवाए हैं कि हमें ये बॉम्ब बनाना चाहिए। तो सिजलार्ड कहता है कि अभी तुम्हें मदद करनी होगी, तुम साइंस के सबसे कामयाब साइंटिस्ट हो, तुम किसी को भी यकीन दिलवा सकते हो। तो ओपनहाइमर उन्हें कहते हैं मैं उनकी ये दरख्वास्त वार सेक्रेटरी के सामने पेश करूंगा। और ओपनहाइमर अब वार सेक्रेटरी के साथ मौजूद होते हैं और गवर्नमेंट के कुछ सीनियर लोग भी उनके साथ होते हैं। तो वार सेक्रेटरी कहता है कि एटॉमिक बॉम्ब से कितनी जानें जा सकती हैं? तो उन्हें जवाब मिलता है कि अगर मीडियम साइज का शेल हो तो 20 से 30 हज़ार लोग मारे जाएंगे। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि आप इस धमाके को हल्के में ले रहे हैं। इस धमाके के फटने से 20,000 फीट ऊंची दीवार खड़ी होगी और न्यूट्रॉन्स का असर 1 मील तक हो सकता है। चारों अतराफ में एक मामूली बॉम्ब के धमाके से, जो कि प्लेन V-29 से फेंका गया होगा, एक बहुत बुरा नज़ारा पेश करेगा। तो मीटिंग में बैठा एक शख्स कहता है कि अगर ये सच है तो वर्ल्ड वार 2 बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, हमारे सोल्जर्स घर लौटेंगे। और उन्हें मीटिंग में सलाह दी जाती है कि हम आम लोगों की जानें बचाने के लिए उन्हें पहले आगाह कर सकते हैं। तो मीटिंग में एक और सवाल उठाया जाता है, अगर हमने उन पर ये धमाके किए तो अपनी बची कुची पूरी ताकत से हम पर हमला बोलेंगे। तो ग्रोव्स कहते हैं कि हम उन्हें अपना पैगाम साफ साफ लफ्ज़ों में देना चाहते हैं, एक इस बॉम्ब की ताकत को दिखाने के लिए और दूसरा ये दिखाने के लिए कि जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे हमला होता रहेगा। और वार सेक्रेटरी कहता है हमें कुल 12 शहरों से अपना टारगेट चुनना है और मैंने टोयोटा का नाम काट दिया है। ये जापान का एक कल्चरल नज़रिए से एक अहम शहर है और मैंने अपना हनीमून भी वहीं मनाया था और वो बहुत खूबसूरत शहर है। मीटिंग में एक और सवाल उठाया जाता है और वो कहते हैं मेरी जानकारी के मुताबिक जापान कभी घुटने नहीं टेकेगा जब तक कि हम उनके पूरे मुल्क पर कब्जा नहीं कर लेते। और ओपनहाइमर उन्हें बताते हैं कि अगर हमने अपने दोस्तों को बताए बिना इस बॉम्ब का इस्तेमाल किया तो वो इसे खतरा समझेंगे और वो भी बॉम्ब बनाने लग जाएंगे। और वार सेक्रेटरी कहता है कि अगर हम उन पर अटैक करते हैं कुछ ही सालों में रशियंस भी एटॉमिक बॉम्ब बना लेंगे, इसके लिए हमें ये एटॉमिक बॉम्ब्स बनाना जारी रखना होगा। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले सारे साइंटिस्ट एटॉमिक बॉम्ब के हक में नहीं हैं। मेरी माने तो ये उनकी राय लेने का सही वक्त है। तो ग्रोव्स कहते हैं कि प्रोजेक्ट मैनहट्टन को शुरू से ही रोकने की कोशिश की गई है। कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो शायद हमसे वफादार नहीं हैं। उनमें से एक ने तो प्रेसिडेंट से मिलने की भी कोशिश की है, लेकिन फ़िलहाल हमें उनकी ज़रूरत है। मगर प्रोजेक्ट पूरा होते ही मैं ऐसे साइंटिस्ट को निकाल देना चाहूँगा। और वार सेक्रेटरी कहता है कि जुलाई में प्रेसिडेंट ट्रूमैन को कॉन्फ्रेंस में दोस्तों से बात करने का मौका मिलेगा, तब तक ये बॉम्ब रेडी हो जाना चाहिए। तो ग्रोव्स कहते हैं बिल्कुल, हम कॉन्फ्रेंस से पहले
टेस्ट फायर करेंगे। इसके बाद ओपनहाइमर और ग्रोव्स अगेन लॉस एलमोस में वापस आ जाते हैं और वो अपने प्रोजेक्ट को फाइनल करने की कोशिश करते हैं और वो एटॉमिक बॉम्ब को जहां उन्होंने टेस्ट फायर करना है वहां पर लेकर आते हैं और उसे असेंबल किया जाता है और वो अपना बेस कैंप रेडी करते हैं और वहां से 10 किलोमीटर दूर एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी बनाते हैं और इस बात को फाइनल कर लेते हैं कि बॉम्ब कहाँ से ट्रिगर किया जाएगा। और ये सारे काम ओपनहाइमर का भाई फ्रैंक ही कर रहा होता है। लेकिन इधर एक मसला पेश आता है और ओपनहाइमर कहता है मौसम का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इस धमाके को देख नहीं पाएंगे। और 16 जुलाई 1945 को जब उन्होंने ये टेस्ट फायर करना होता है उस दिन रेगिस्तान में मौसम ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है और बारिश आना स्टार्ट हो जाती है और वो उस एटॉमिक बॉम्ब को वहाँ से शिफ्ट करने के बारे में भी सोचते हैं। लेकिन ओपनहाइमर कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो इसमें कई हफ्ते लग जाएंगे और हम ऐसा नहीं कर सकते, और अगर बारिश आती है तो 2 सालों से इकट्ठा किया हुआ प्लूटोनियम रेत में बिखर जाएगा। तो साइंटिस्ट कहता है कि मैं अपने इस महीने की पूरी सैलरी दाव पर लगाता हूँ, धमाका होगा। तो ओपनहाइमर कहते हैं ये तूफान सुबह होने से पहले थम जाएगा, मैं इस रेगिस्तान को जानता हूँ, रात में तूफान धीमा होगा और सुबह होने से पहले थम जाएगा। तो ओपनहाइमर कहता है कि हम एग्जैक्ट 5:30 पर टेस्ट फायर करेंगे और ओपनहाइमर और ग्रोव्स फाइनल टाइम का इंतजार कर रहे होते हैं और ग्रोव्स कहता है कि 3 साल, 4,000 लोग, 20 अरब डॉलर, अगर धमाका नहीं हुआ तो ये सब कुछ जाया जाएगा। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि उम्मीद है कि धमाका होगा। धमाका ठीक 3 किलो टन्स का होगा और इससे कम हुआ तो वो किसी काम का नहीं होगा। और ओपनहाइमर अगेन अपने उसी पॉइंट पर वापस आते हैं और ग्रोव्स को बताते हैं कि एक पल ऐसा आया था कि हमें लगा था कि अगर हमने ये एटॉमिक डिवाइस डेटोनेट किया तो इसमें रिएक्टिविटी का एक ऐसा प्रोसेस शुरू होगा जो पूरी दुनिया ख़त्म कर देगा। और वो कहते हैं कि मैं बस इसे ही आजमाना चाहता हूँ। तो ग्रोव्स कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो कि अगर हमने वो बटन दबा दिया तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि पिछले 3 साल की रिसर्च में हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, ऐसा होने की चांसेस बहुत कम है, लगभग 0 के बराबर। तो ग्रोव्स कहते हैं लगभग 0 के बराबर, आपको एग्जैक्ट इस बारे में नहीं पता। तो ओपनहाइमर कहते हैं एक थ्योरी से और क्या उम्मीद की जा सकती है। तो ओपनहाइमर कहता है कि एग्जैक्टली 1 घंटा और 45 मिनट में हमें पता चल जाएगा। तो ग्रोव्स कहता है कि कोशिश करो ये दुनिया तबाह न हो। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि ऐसे हादसों का गहरा असर होता है। और इसके बाद ओपनहाइमर वहाँ होने वाले एक एक सेकंड को गिनते हैं और एग्जैक्ट 5:30 पर इस बॉम्ब को डेटोनेट किया जाता है। और इधर इस एटॉमिक बॉम्ब को डेटोनेट करने का एक एपिक किस्म का सीन दिखाया जाता है। और ओपनहाइमर जब उसके एक्सप्लोजन क्लाउड को देखते हैं तो वो कहता है कि नो आई एम बिकम दैट द डिस्ट्रॉयर ऑफ दिस वर्ल्ड। और ये एटॉमिक बॉम्ब का इतना बड़ा एक्सप्लोजन देखकर लॉस एलमोस के सभी लोग खुशियां मनाना स्टार्ट कर देते हैं। और जनरल ग्रोव्स इधर ही अपनी मैनेजमेंट को कॉल करते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब का एक कामयाब फायर हो चुका है। और उसके बाद एटॉमिक बॉम्ब को जनरल ग्रोव्स के साथ मिलिट्री में भिजवा दिया जाता है। और जनरल ग्रोव्स ओपनहाइमर को बताते हैं कि ट्रूमैन ने वर्ल्ड लीडर की पोस्ट मीटिंग्स में सोवियत यूनियन के हेड स्टालिन को इस बारे में बता दिया है कि उनके पास एक नया ताकतवर हथियार है जिसे वो जापान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। ओपनहाइमर ग्रोव्स से पूछते हैं कि आप इसे कब डेटोनेट करेंगे। तो ओपनहाइमर साथ ये भी कहते हैं कि मैं आपके साथ वाशिंगटन चला आता हूँ, वहाँ आप मुझे ऊपर की सारी जानकारी देते रहना। तो ग्रोव्स कहते हैं बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूँगा। और इसके बाद ओपनहाइमर एडवर्ड टेलर से मिलते हैं और एडवर्ड टेलर उनसे पूछता है कि आपने सिजलाट की पिटीशन पढ़ी है और वो जापान पर इस बॉम्ब को गिराने के हक में नहीं है। और ओपनहाइमर एडवर्ड से पूछते हैं तुम साइन नहीं कर रहे हो। तो एडवर्ड कहते हैं कि बहुत लोग साइन कर चुके हैं। और ओपनहाइमर एडवर्ड को कहते हैं कि ये बॉम्ब हमने बनाया है, इसे कहाँ इस्तेमाल करना है हमें इसका हक नहीं मिलता। तो एडवर्ड कहता है हम इस बॉम्ब की सच्चाई को जानते हैं। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि मैंने उन्हें बता दिया है कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो एडवर्ड उनसे पूछता है कि ओपनहाइमर इस बारे में क्या सोचता है। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि इसे इस्तेमाल करने के बाद न्यूक्लियर वार तो छोड़ो, शायद कोई मामूली वार भी कभी नहीं लड़ना चाहेगा। तो एडवर्ड कहता है कि जब तक कोई इससे बड़ा बॉम्ब न बना ले। और इसके बाद ओपनहाइमर किटी के साथ अपने घर में होते हैं
और किटी कहती है कि आज 5 तारीख है, जापान में 6 तारीख हो चुकी है। और किटी इसके बाद कहती है कि रेडियो पर ट्रूमैन है। तो और ट्रूमैन कह रहे होते हैं कि 16 घंटे पहले एक अमेरिकन हवाई जहाज ने हिरोशिमा पर एक बम गिरा दिया और अब ये शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इस बम की ताकत 20,000 TNT से ज़्यादा थी। ये एक एटॉमिक बम है। और इसके बाद ग्रोव्स ओपनहाइमर को कॉल करते हैं और वो कहता है कि मुझे तुम और तुम्हारे साथियों पर नाज है। यहाँ तुम्हारे बम ने ज़बरदस्त धमाका किया। और ओपनहाइमर कहते हैं कि लॉस एलामोस में लोग ये खबर सुनकर खुश हैं। ये एक लंबा सफ़र रहा है। ग्रोव्स कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा लॉस एलामोस का डायरेक्टर बनाने का फैसला बिल्कुल ठीक था। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि दुनिया ये दिन हमेशा याद रखेगी। ये जल्दबाजी होगी, ये तय करना कि क्या असर होगा इस बॉम्बिंग का। पर इतना कह सकता हूँ, जापानीज लोग खुश नहीं होंगे। और इसके बाद ओपनहाइमर प्रेसिडेंट ट्रूमैन से मिलते हैं और ट्रूमैन ओपनहाइमर से कहता है कि दुनिया का मशहूर इंसान बनकर कैसा लग रहा है। आपने अनगिनत अमेरिकन जानें बचाई हैं। ट्रूमैन मजीद कहता है आपकी खोज की बदौलत हम अपने सोल्जर्स को घर ला पाए। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि ये खोज मेरे अकेले की नहीं है। तो ट्रूमैन कहते हैं कि टाइम मैगजीन्स के कवर पर तो आपकी ही फोटो लगी है। और ओपनहाइमर ट्रूमैन को इस बारे में बताते हैं कि हमें इन एटॉमिक बॉम्ब्स को बनाने से रोकना होगा। आज नहीं तो कल रशियंस भी ये बॉम्ब बना लेंगे। तो ट्रूमैन कहते हैं कि सुना है कि आप लॉस एलामोस छोड़ रहे हैं, उस जगह का हम क्या करेंगे। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि वो उन्हीं इंडियंस को दोबारा लौटा देनी चाहिए और लॉस एलामोस को वहाँ से ख़त्म कर देना चाहिए। तो ट्रूमैन कहता है कि आपने रशियंस के बारे में जो कहा है, अगर वो सच निकला तो हमें और लॉस एलामोस बनाने होंगे, उसे ठप नहीं कर सकते। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि मुझे लगता है मेरे हाथ मासूमों के खून से रंगे हैं। और ओपनहाइमर की ट्रूमैन के साथ मीटिंग बेवजह ही ख़त्म हो जाती है। और ओपनहाइमर जब यहाँ से जा रहे होते हैं तो ट्रूमैन कहता है कि आज के बाद मुझे इस शख्स से कोई ना मिलवाए। और इसके बाद सीन अगेन ओपनहाइमर की सिक्योरिटी मीटिंग में आता है, जहां ओपनहाइमर से रॉजर सवाल करते हैं कि डॉक्टर, वार के कुछ सालों में क्या लगता है कि एटॉमिक पॉलिसीज में आपका किरदार रहा है। अगर हम आइसोटोप्स वाले मामले को देखें तो आपने एक्सपोर्ट्स को लेकर अपने पूरे गुस्से को खारिज नहीं किया था। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि मैंने बस एक राय रखी थी और हमारे सारे साइंटिस्ट इस बात पर मुतफिक थे, क्योंकि ओपनहाइमर आइसोटोप्स को नॉर्वे भिजवाने के हक में थे, जबकि स्ट्रॉस आइसोटोप्स को नॉर्वे नहीं भिजवाना चाहते थे, क्योंकि स्ट्रॉस कहता था कि इन आइसोटोप्स से वो एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं। तो ओपनहाइमर का कहना था कि अगर इन आइसोटोप्स से एटॉमिक बॉम्ब बनाए जा सकते हैं तो एक बियर की बोतल से भी बनाए जा सकते हैं। ये आइसोटोप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के कम काम के हैं, जबकि एक सैंडविच से ज़्यादा काम के हैं। और ओपनहाइमर ने इन आइसोटोप्स को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बजाय सैंडविच से रिलेट किया था। और स्ट्रॉस अपनी इस बेइज्जती की वजह से काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और इसी वजह से ओपनहाइमर पर इतने इल्ज़ाम लगाते हैं। और इसी सेम सवाल को स्ट्रॉस से भी किया जाता है। तो स्ट्रॉस कहता है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि ओपनहाइमर एटॉमिक बॉम्ब के बनने के बाद दुनिया में फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से मशहूर था और सब उसकी राय पर मुतफिक हो गए थे। इसके बाद स्ट्रॉस के बेटे की शादी होती है, जहाँ ओपनहाइमर भी जाते हैं और स्ट्रॉस ओपनहाइमर को अपने बेटे से मिलवाते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि क्लास फोक्स जो लॉस एलामोस में आपकी एम्प्लॉयन टीम में शामिल था, अब पता चला है कि वो सवित के लिए फुल टाइम जासूसी कर रहा था। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्ट्रॉस की सिक्योरिटी हायरिंग में, जहां वो अपने फ्रेंड्स को ओपनहाइमर की इसी बात के बारे में बता रहे होते हैं। और स्ट्रॉस कहता है कि फोक्स का सच जैसे ही दुनिया के सामने आया, FBI ने ओपनहाइमर पर नज़र रखना शुरू कर दी और वो उसके पीछे इस कदर पड़ गए, उसका फ़ोन भी टैप्ड किया जा रहा था और उसकी हर चीज़ पर नज़र रखी जा रही थी। तो उनका फ्रेंड स्ट्रॉस से सवाल करता है कि उन्होंने रॉबर्ट का सिक्योरिटी क्लियरेंस छीन लिया और उसके साथ उसकी साख भी चली गई, लेकिन उसकी सिक्योरिटी फाइल बोर्डन के हाथ कैसे लगी। तो रॉबर्ट कहता है कि वो एक वार हीरो थे और वो अपने फ्यूचर के बारे में सब कुछ बता चुके थे और बोर्डन ने गड़े मुर्दे निकाले। तो उनका फ्रेंड से सवाल करता है कि बोर्डन के हाथ से रॉबर्ट की फाइल FBI के हाथ कैसे लगी। और उनका फ्रेंड साथ ही कहता है कि इसके पीछे निकोलस हो सकता है।
तो स्ट्रॉस कहता है कि मुझे नहीं लगता, पर जिसने भी ऐसे किया है उसने ऐसे आग लगा दी जिससे वो रास्ता खाक हो गया जो वाशिंगटन से होता हुआ मुझ तक पहुंचता था। और उसके बाद स्ट्रॉस कहता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कैबिनेट में वो पूरे मुल्क के सामने मुझे अपनी जगह दिखाने वाले हैं और मैंने बहुत कोशिश की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और उनका फ्रेंड कहता है कि मुझे लगता है कि हम सेनेट को यकीन दिला सकते हैं कि आपने अपना फ़र्ज़ निभाया और ये बहुत मुश्किल था। और वो कहता है कि क्या अब डेविड हिल हमारे हक में गवाही देगा? तो स्ट्रॉस कहता है कि मैं उसे करीब से नहीं जानता, पर वो शिकागो में सिजलार्ड के साथ था। जापान की बॉम्बिंग के खिलाफ अर्जी न साइन करने के लिए उन्होंने रॉबर्ट को कभी माफ़ नहीं किया। और इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है एक कॉन्फ्रेंस की तरफ, जहां इस बारे में बताया जा रहा होता है कि ये तस्वीर बॉम्ब गिराने के 31 दिन बाद ली गई है। लगभग 1 मील के इलाके में रास्तों में जो भी लोग थे वो फौरन ही जलकर खाक हो गए हैं। जिसे ये सुनकर ओपनहाइमर काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाते हैं और उनके जहन में लोगों को चीखें चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती हैं। और इस कॉन्फ्रेंस के बाद एडवर्ड टेलर भी ओपनहाइमर से मिलता है। क्या तुमने अखबार में खबर पढ़ी है कि एटॉमिक बॉम्ब वर्ल्ड वार 2 का एंड नहीं है, बल्कि रशिया के साथ शुरू होने वाली कोल्ड वार का आगाज़ है? और शायद तुम उन्हें नहीं जानते जिसने ये कहा है। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि वो कौन है? तो एडवर्ड टेलर कहता है कि पैट्रिक ब्लैकेट। और ये पैट्रिक ब्लैकेट वही हैं जो ओपनहाइमर के प्रोफेसर हुआ करते थे। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि शायद वो गलत नहीं है। तो एडवर्ड कहता है कि तुम्हारे पास वो ताकत है कि मुझे हाइड्रोजन बॉम्ब के प्रोजेक्ट पर रिसर्च जारी रखें। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। तो एडवर्ड कहता है कि आप ये क्यों नहीं कर सकते? तो ओपनहाइमर कहते हैं कि ये हमारे रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं है। एडवर्ड टेलर कहता है कि जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिसे एटॉमिक गुरु माना जाता है, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम क्या चाहते हो। तो ओपनहाइमर कहते हैं अगर एटॉमिक वेपन्स दुनिया भर के मुल्कों के हाथ लग गए तो एक दिन ज़रूर आएगा जब दुनिया लॉस सलामोस के लोगों को कोसेगी। और उसके बाद ओपनहाइमर को एक सेरेमनी में प्राइज़ भी दिया जाता है और वो इस सेरेमनी में भी इन एटॉमिक वेपन्स को रोकने के बारे में कहते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्ट्रॉस पर, जहाँ उनका फ्रेंड टाइम मैगजीन्स लेकर आता है और स्ट्रॉस अपने कमरे में होता है। उस टाइम मैगजीन पर स्ट्रॉस की तस्वीर लगी होती है और स्ट्रॉस उस टाइम मैगजीन में जो लिखा गया होता है वो उस अपने फ्रेंड को बताते हैं। तो उनका फ्रेंड पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि टाइम मैगजीन्स क्या लिखने वाला है? तो वो कहते हैं कि हेनरी मेरा दोस्त है। तो उनका फ्रेंड कहता है कि आप यहाँ बैठिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे करते हैं, और अब इस खेल में मुझसे ज़्यादा आगे हैं। तो स्ट्रॉस कहता है कि वाशिंगटन में अगर टिके रहना है तो आपको काम निकालना आना चाहिए। उनका फ्रेंड कहता है कि ठीक है, आप बोर्डन के बारे में कह रहे थे कि खुद अपने हाथ गंदे क्यों करने हैं। और वो कहता है कि मुझे लगा है कि आप बोर्डन को मोहरा बनाकर आप ये सब कुछ खुद करवा रहे हैं। और उनका फ्रेंड कहता है कि वो निकोलस नहीं था, ना ही ट्रूमैन के लोगों में से कोई था, वो आप थे। आपने वो फाइल बोर्डन को दी थी और उसी को आपने ओपनहाइमर के पीछे लगाया। तो स्ट्रॉस कहता है कि बोर्डन को कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और इसके बाद स्टोरी अपने फ्लैशबैक की तरफ जाती है, जहां स्ट्रॉस बोर्डन को कह रहे होते हैं कि तुम ओपनहाइमर को एक मौका भी नहीं दे सकते और हमें सिस्टमैटिकली ओपनहाइमर को लोगों की नज़रों से गिराना होगा ताकि वो फिर कभी नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर बोल भी ना पाए। और बोर्डन कहता है कि बंद कमरे में सुनवाई होगी, मीडिया से बहुत दूर। और वो निकोलस से कहता है कि तुम ओपनहाइमर के सिक्योरिटी क्लियरेंस डिलीवर करने के लिए FBI को भेजी हुई रिपोर्ट पर उस पर इल्ज़ाम लगाओगे और वो रिपोर्ट AEC को भेजेगा। और वो निकोलस को मजीद कहता है कि और इसके बाद तुम्हें उसे ख़त लिखना होगा और उससे कहोगे कि तुम्हारा सिक्योरिटी क्लियरेंस अभी तक नहीं हुआ, पर उसे अपील करने का एक मौका ज़रूर देना होगा। और जब वो अपील करेगा, और जाहिर है उन्हें वकील भी मिलेगा, रॉजर रॉब, सिर्फ नाम के लिए, उसको ओपनहाइमर की सिक्योरिटी फाइल जांचने का हक भी होगा और ग्रेस बोर्ड को भी, जबकि डिफेंस काउंसिल को नहीं। एक क्लोज्ड हायरिंग होगी, ना कोई ऑडियंस होगी, ना रिपोर्टर्स, ना ही सबूत पेश करने का दबाव। तो निकोलस पूछता है कि सबूत पेश नहीं करने पड़ेंगे? तो स्ट्रॉस कहता है कि कोई फ़ायदा ही नहीं। और उसी जगह पर सीन आता है और उनका फ्रेंड उनसे कह रहा होता है
कि तुमने उस दिन क्या कहा था कि ये खेल इसी तरह से चलता है। तो स्ट्रॉस कहता है कि अनाड़ी सामने से लड़ते हैं, मारे जाते हैं और ताकतवर पर्दे के पीछे रहते हैं। तो वो फ्रेंड कहता है पर अब तो तुम खुलकर सामने आ गए हो। और वो ने बताता है कि आज सुबह टेलर बयान देने वाला है और इससे मदद मिलेगी, क्योंकि एडवर्ड टेलर पूरी तरह स्ट्रॉस के साथ होता है, क्योंकि वो अपना एच बॉम्ब प्रोग्राम बनाना जारी रखना चाहता है। और वो मजीद बताता है कि इसके बाद दोपहर में डेविड हिल बयान देगा। और इसके बाद सीन ओपनहाइमर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर किटी ओपनहाइमर से कह रही होती है कि बोर्डन सिर्फ एक मोरा है, इसके पीछे स्ट्रॉस ही है। और वो उसे ओपनहाइमर के उसी आइसोटोप्स को नॉर्वे भेजने वाली बात को याद दिलाती है और कहती है कि इसी वजह से वो स्ट्रॉस इतने गुस्से में है। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि निकलस चाहता है कि मैं लड़ूं ताकि ये सब रिकॉर्ड में आ जाए, और स्ट्रॉस चाहता है कि मैं इस बात का जवाब भी ना दूं। तो किटी कहती है कि स्ट्रॉस ये जानता है कि ऐसा करना इल्जाम कबूल करना होगा, तुम अपनी नौकरी खो बैठोगे, तुम अपनी इज्जत खो बैठोगे और हमें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। और वो ओपनहाइमर से कहती है कि तुम्हें लड़ना ही होगा। तो वहां पे बैठा इजर्ड और रॉबी कहता है कि एईसी कौंसल के नाते मैं ये केस नहीं लड़ सकता, लॉर्ड कैरिसन को कॉल करता हूँ, पर एक बात जरूर याद रखना, ये लड़ाई फायर नहीं होगी। और यही ओपनहाइमर के डिफेंस वकील होते हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ओपनहाइमर की सुनवाई में, जहां रोजर ओपन से सवाल करता है कि जनरल पैच के साथ हुए इंटरव्यू में आपने अपने एक फ्रेंड को बचाने की पूरी कोशिश की थी। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि मैंने बस एक झूठी कहानी रची थी अपने दोस्त को बचाने के लिए। तो रोजर रोप कहते हैं कि कोई ऐसी झूठी कहानी क्यों रचेगा। तो ओपनहाइमर कहते हैं क्योंकि मैं बेवकूफ़ था और ये झूठ बोलने के पीछे मेरा इरादा उस आदमी के नाम को गुप्त रखना था। तो रॉजर रोप कहते हैं कि आपका दोस्त शिवेलियर एक कम्युनिस्ट है, क्या वो आज भी आपका दोस्त है। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि जी हाँ। और इसके बाद सुनवाई में कुछ देर ब्रेक आती है, जहां इजर्ड और रॉबी ओपनहाइमर से कहता है कि स्ट्रॉस ने लॉरेंस को बता दिया है कि रिचर्ड टॉलमैन की बीवी रुथ टेलमैन और तुम्हारे दरमियान अफेयर चल रहा था जब तुम उनके साथ पैसिडीना में रहते थे, और उसने लॉरेंस को यकीन दिलाया है कि रिचर्ड की मौत दिल टूटने से हुई है। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि ये एक बकवास है, दिल टूटना, कि रिचर्ड को इस बारे में पता ही नहीं था। और इसके बाद इजर्ड और रॉबी को ओपनहाइमर की सुनवाई में बुलाया जाता है। उनसे सवाल किया जाता है कि आप बताएंगे कि आप उस वक्त कौन सी गवर्नमेंट पोस्ट को संभाल रहे थे। तो वो कहते हैं कि मैं दरअसल एईसी का एडवाइजरी चेयरमैन था, जो कि पहले ओपनहाइमर थे। वो तो उनसे सवाल करते हैं कि आप ओपनहाइमर के बारे में कब से जानते हैं। तो उन्हें कहता है कि मैं उन्हें 1928 से काफ़ी करीब से जानता हूँ और वो वफादार रहे हैं अमेरिका के साथ, उनके इंस्टीट्यूट्स के साथ जिनका वो हिस्सा रहे हैं। रोजर ओपन से सवाल करता है क्या ओपनहाइमर हाइड्रोजन बम बनाने के खिलाफ थे। तो इजर्ड और रॉबी कहता है कि नहीं, उन्हें लगता था कि उनके फिशन प्रोग्राम की बलि दी जाने वाली थी, इसलिए वो इसके खिलाफ थे। तो उनसे मजीद कहता है अगर इस बोर्ड को ओपनहाइमर ने सब कुछ नहीं बताया तो आपको क्या लगता है कि ओपनहाइमर को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलना चाहिए या नहीं। तो इजर्ड और रॉबी कहता है कि ओपनहाइमर जैसे कामयाब इंसान के खिलाफ तुम साजिश क्यों कर रहे हो, उनका रिकॉर्ड देखिए, हमारे पास एक एटॉमिक बॉम्ब है, बल्कि उसकी एक पूरी सीरीज है, आप और क्या चाहते हैं। और इसके बाद स्ट्रॉस की सिक्योरिटी हायरिंग दिखाई जाती है, जहां एडवर्ड टेलर स्ट्रॉस के हक में कैबिनेट को बताते हैं और वो कहता है कि मैं लुइस स्ट्रॉस को कई सालों से जानता हूं, मुझे लगता है कि उन्होंने साइंस और साइंटिस्ट के लिए बहुत कुछ किया है। और इसके बाद सीन ओपनहाइमर की सुनवाई की तरफ आता है, जहां रोजर रोप कहते हैं कि हमारे अगले विटनेस लॉरेंस की तबीयत आज अचानक बिगड़ गई है, जिसकी वजह से आज बोर्डन गवाही देंगे। तो विलियम बोर्डन जब इस सिक्योरिटी हायरिंग में आता है, वो ओपनहाइमर पर एक खत लिखता है और वो कहता है कि 1929 और 1939 के दरमियान जे रॉबर्ट ओपनहाइमर एक कट्टर सोच रखने वाले कम्युनिस्ट थे और उन्होंने सोवियत यूनियन को प्रोजेक्ट की सारी जानकारी दी है। और तब से ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सोवियत के लिए एक खुफिया जासूस की तरह काम कर रहे हैं, और वो ओपनहाइमर पर काफ़ी इल्ज़ाम लगाता है। और इसके बाद सीन स्ट्रॉस की नॉमिनेशन की तरफ आता है, जहां डेविड हिल स्ट्रॉस के लिए गवाही देने के लिए आते हैं। और डेविड हिल कहता है स्ट्रॉस एक ऐसा इंसान है जो वाकई ही अपनी ईमानदारी और अक्लमंदी के लिए मशहूर है। मैं यहाँ जो भी कह रहा हूँ
वो मेरी राय है, और मैंने यहाँ जो भी कहा है इसके बाद ये समझना आसान है कि क्यों हमारे वतन के ज़्यादातर साइंटिस्ट लुईस स्ट्रॉस को पूरी तरह से सरकार में नहीं चाहते। तो उनसे सवाल किया जाता है कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ चुनिंदा साइंटिस्ट स्ट्रॉस के खिलाफ थे क्योंकि वो सिक्योरिटी को लेकर सीरियस थे, जैसा कि ओपनहाइमर के साथ हुआ था? तो डेविड हिल कहते हैं निजी मामलात की वजह से उन्होंने ओपनहाइमर के खिलाफ साजिश रची है, और ओपनहाइमर ने आइसोटोप्स की नॉर्वे शिपमेंट भेजने के मुद्दे पर स्ट्रॉस की राय को ठुकराया। उस स्ट्रॉस ने सबके सामने हुई अपनी बेइज्जती को कभी भूल नहीं पाया, और उनके दरमियान एक और बहस हाइड्रोजन बॉम्ब को लेकर वतन की हिफाजत के लिए रही है, जिसे लेकर दोनों की राय अलग थी। और ओपनहाइमर के असर को ख़त्म करने के लिए स्ट्रॉस ने पर्सनल सिक्योरिटी सिस्टम का सहारा भी लिया, और स्ट्रॉस कुछ ऐसे लोगों को ढूंढने में कामयाब रहा जो ओपनहाइमर के फैसलों से मुताबिकत नहीं रखते थे और सरकार में बढ़ते रुतबे को देखकर बहुत जलते थे। और डेविड हिल सेनेटर्स को मजीद बताता है कि स्ट्रॉस ही वो इंसान था जिसने ओपनहाइमर की सिक्योरिटी फाइल विलियम बोर्डन के हाथ में दी, और वो कहता है कि रिकॉर्ड बयान करता है कि ग्रे बोर्ड के लिए ओपनहाइमर की पूछताछ ईमानदार वकीलों से नहीं की गई थी, क्योंकि रॉबर्ट की पूछताछ ऐसे वकील से की गई थी जिसने उन्हें सवालों में उलझाने की पूरी कोशिश की थी। और वो उन्हें बताता है कि ग्रे बोर्ड में बैठा प्रोसिक्यूटर खुद लुईस स्ट्रॉस का मुंतखब किया गया बंदा रॉजर रॉब था। और इसके बाद ग्रूव्स को अगेन ओपनहाइमर की सिक्योरिटी हायरिंग में बुलाया जाता है, जहां उनसे रॉजर रॉब सवाल करता है कि मौजूदा एईसी के इल्ज़ाम के तहत क्या आप ओपनहाइमर को क्लियरेंस देंगे? तो ग्रूव्स कहते हैं जहां तक मैं समझता हूं इस एटॉमिक एनर्जी एक्ट के तहत, जो तब मौजूद नहीं था जब मैंने ओपनहाइमर को 1924 में हायर किया था, तो आज मैं उन्हें हायर नहीं करता। अगर मैं कमीशन पर होता तो रॉजर ओपन से कहते हैं कि शुक्रिया, पर जनरल ग्रूव्स यहाँ पर मजीद कहते हैं पर मैं बाकियों को भी हायर नहीं करता। तो ग्रूव्स से सवाल किया जाता है क्या ये सही है कि क्लास फोक्स की हायरिंग में ओपनहाइमर का कोई लेना देना नहीं था? तो ग्रूव्स कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। तो उनसे सवाल किया जाता है क्या आप ये नहीं जानते कि बोर्ड ये सोचे ओपनहाइमर ऑपरेशन के वक्त वफादार नहीं थे? तो ग्रूव्स कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। उम्मीद है कि कोई भी मेरी बातों से ये नहीं सोचेगा कि ओपनहाइमर ऑपरेशन के वक्त वफादार नहीं थे, और वो इस बात पर पूरा जोर देते हैं कि ओपनहाइमर ने पूरी वफादारी के साथ ऑपरेशन में काम किया। और इसके बाद केटी को ओपनहाइमर की सिक्योरिटी हायरिंग में बुलाया जाता है, जहां रॉजर ओपन से सवाल करता है कि आपके पास कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबरशिप कार्ड है? तो केटी कहती है कि मुझे याद नहीं, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, मुझे कम्युनिस्ट पार्टी छोड़े 18 साल हो रहे हैं। तो रॉजर ओपन से सवाल करता है क्या आपके सोवियत कम्युनिज्म और कम्युनिज्म में कोई फर्क है? तो उन्हें जवाब देती है कि जिन दिनों मैं पार्टी की हिस्सा थी मुझे लगा था कि ये दो अलग पार्टीज हैं। मुझे लगा कि यूनाइटेड स्टेट का कम्युनिज्म यहाँ की मुश्किलें सुलझाने के लिए बनी है। अब मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। ये कम्युनिस्ट पार्टी एक ही है जो दुनिया भर में फैली हुई है। तो उनसे सवाल किया जाता है क्या आप इससे मुतफिक थी कि आपके शोर ओपनहाइमर स्पेनिश सिविल वार के लिए पैसे भेज रहे थे? तो वो कहती है कि मैं जानती थी कि रॉबर्ट बीच बीच में पैसे भेजता था। और तो रॉजर ऑफ कहता है कि आपको पता था कि ये पैसा कम्युनिस्ट पार्टी के पास जाता था, तो फिर ये कहना ठीक होगा कि 1942 तक आपके शोर ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अपने नाते पूरी तरह से नहीं छोड़े। तो किटी कहती है पर आपका सवाल आप सही तरीके से नहीं पूछ रहे, क्योंकि मुझे आपका सवाल अच्छा नहीं लगा। कम्युनिस्ट पार्टी के साथ नाता नहीं तोड़ा। वो कहती है कि मैं जानती थी कि मेरे शोहर ने स्पेनिश सिविल वार के लिए पैसे भेजे। मैं ये भी जानती थी कि उसे कम्युनिस्ट सोच में कुछ हद तक दिलचस्पी थी। तो रॉजर ऑफ कहता है क्या दुनिया में दो तरह के कम्युनिस्ट हैं, अक्लमंद कम्युनिस्ट और आपके नॉर्मल तरह के कम्युनिस्ट? तो वो कहती है कि मेरे पास इस सवाल का जवाब ही नहीं। और रॉजर ऑफ के इस सवाल पर पूरा बोर्ड हंसना शुरू कर देता है और रॉजर ऑफ का मजाक उड़ाया जाता है। और ओपनहाइमर जब उस सिक्योरिटी हायरिंग से बाहर निकलते हैं तो उनका फ्रेंड कहता है कि तुम ये लड़ाई कभी नहीं जीत सकते, ये एक फर्जी सुनवाई है जिसका नतीजा पहले से तय है।
और ये बातें वहाँ खड़े आइंस्टाइन भी सुन रहे होते हैं। वहाँ खड़ा एल्बर्ट आइंस्टाइन ये कहता है कि ये सही कह रहा है, मैंने अपना वतन हमेशा के लिए छोड़कर आया हूँ। तुमने अपने वतन की खिदमत की, मगर खिदमत के लिए तुम्हें ये इनाम मिल रहा है, शायद तुम्हें वतन का साथ छोड़ देना चाहिए। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि नहीं, मैं अपने वतन से बहुत प्यार करता हूँ। और ओपनहाइमर कहता है कि मैं अपना वतन कभी नहीं छोड़ूंगा। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि इनसे कहो कि भाड़ में जाएं। और इसके बाद ओपनहाइमर से रोजरॉफ सवाल करता है, क्या जापान में एटॉमिक बॉम्ब का टारगेट सिलेक्ट करने में आपने मदद की थी? तो ओपनहाइमर कहते हैं कि ये सच है। तो रोजरॉफ कहता है, तो फिर आप जानते थे कि आपके चुने हुए इन इलाकों में बॉम्ब गिराने से हजारों लोग मारे जाएंगे। तो कितने लोग मारे गए या जख्मी हुए? तो ओपनहाइमर कहता है कि कम से कम 2,20,000 लोग मारे गए। तो रोजरॉफ कहता है कि इस बात का आपको कोई अफसोस है? तो ओपनहाइमर कहते हैं कि बहुत ज्यादा। तो रोजरॉफ कहता है, लेकिन फिर भी आपने कहा था कि हिरोशिमा पर हुआ हमला बेहद कामयाब रहा। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि मैंने ये बात टेक्निकल वजूहात की वजह से की थी। तो वो रोजरॉफ अगेन ओपनहाइमर से सवाल करता है, और आपने जापान पर थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब से हमला करने की खिलाफ वर्जी की थी, आपने ऐसा क्यों कहा था? तो ओपनहाइमर कहते हैं कि मैंने अपनी बात सरकार के आगे रखी थी। तो रोजरॉफ कहता है, तो इस बात का मतलब है कि पूरे 2-3 साल मेहनत करने के बाद आपने उसे इस्तेमाल करने के खिलाफ राय दी थी। और वो उनसे हाइड्रोजन बॉम्ब पर काम करने के बारे में भी सवाल करता है। और वो कहता है कि हाइड्रोजन बॉम्ब पर काम करते वक्त क्या आपका ज़मीर आपको कोस रहा था? तो ओपनहाइमर कहते हैं कि ये सच है। तो वो कहता है कि पर फिर भी आपने काम जारी रखा। तो ओपनहाइमर कहते हैं, क्योंकि हम कुछ नया खोज रहे थे, कोई हथियार नहीं बना रहे थे। तो वो कहता है कि आपका मतलब है ये काम कोई रिसर्च जैसा था। तो ओपनहाइमर कहते हैं, ये कोई रिसर्च नहीं है कि आप हाइड्रोजन बॉम्ब बना सकते हैं या नहीं, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। तो रोजरॉफ कहता है कि 1945 आने तक आप खुद हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए जोर लगा रहे थे। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि जोर लगाना सही लफ्ज नहीं होगा, शायद हम उस पर प्रॉपर काम जरूर कर रहे थे। तो रोजरॉफ कहता है, तो फिर आपकी आवाज़ इतनी बुलंद क्यों हो गई कि आपने खुद हाइड्रोजन बॉम्ब की खिलाफ वर्जी करना शुरू कर दी? तो ओपनहाइमर कहते हैं कि जब ये बात सामने आई कि हर एक स्टेट की पॉलिसी होगी कि हमें हर कीमत पर बॉम्ब बनाने होंगे, और ये सोचे बिना कि इन एटॉमिक बॉम्ब से इस दुनिया का बैलेंस खराब हो सकता है। रुदर स्ट्रॉस डेविड हिल की गवाही के बाद अपनी सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स की नॉमिनेशन का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और उनका फ्रेंड उनसे आकर कहता है कि फैसला हो चुका है। तो वो कहता है कि कुछ मुश्किलें तो ज़रूर आई। तो स्ट्रॉस कहता है कि पर बात नहीं बनी, और उनका ये सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स बनने के इस नॉमिनेशन को सेनेट की तरफ से कैंसिल कर दिया जाता है, और उनका ये ख्वाब ही रह जाता है। और स्ट्रॉस कहता है, सच तो ये है कि पिछले साल प्रेसिडेंट आइजनहोवर ने खुद मुझे मेडल ऑफ दिया था, क्योंकि मैंने हमेशा इस वतन की भलाई के लिए काम किया। वो नहीं चाहते कि मैं कैबिनेट में रहूं, तो कोई बात नहीं, फिर शायद उन्हें मेरी जगह ओपनहाइमर को बुलाना चाहिए। तो उनका फ्रेंड कहता है कि शायद वो ऐसा ही करेंगे। और इसके बाद सीन ओपनहाइमर की सिक्योरिटी हायरिंग पर शिफ्ट होता है, और बोर्ड उनसे कहता है, आपके नए और पुराने साथियों का बयान सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आप इस वतन के लिए वफादार हो, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रहे आपके तल्लुकात और इस वतन की हिफाजत को लेकर हाइड्रोजन बॉम्ब प्रोग्राम के दौरान आपका अजीब बर्ताव और बोर्ड की जानिब से पूछे गए सवालों का बेहतर जवाब देने में आप नाकाम रहे, इसलिए आपका सिक्योरिटी क्लियरेंस करने की अपील को नामंजूर किया जाता है, और ये रिपोर्ट कुछ ही दिनों में एईसी को भिजवा दी जाएगी। और ओपनहाइमर का भी सिक्योरिटी क्लियरेंस की अपील को नामंजूर कर दिया जाता है। और स्ट्रॉस अपने फ्रेंड से कहता है कि मैंने कहा था कि उसने साइंटिस्ट को मेरे खिलाफ करने की कोशिश की है, वो शुरुआत से ही ऐसा कर रहा है, उसने आइंस्टाइन से भी बात की है। तो उनका फ्रेंड कहता है कि ये कोई नहीं जानता कि उन दिनों में क्या बात हुई, हो सकता है कि वो आपके बारे में बात नहीं कर रहे थे, या शायद ये भी हो सकता है कि वो किसी और टॉपिक पर बात कर रहे हों। तो मूवी का सीन अपने फ्लैशबैक की तरफ जाता है, जहां एल्बर्ट आइंस्टाइन उसी स्टार्ट वाले सीन में ओपनहाइमर से मिलते दिखाई देते हैं, और एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि तुम एक कमाल के आदमी हो, एक बार तुमने मेरे लिए रिसेप्शन रखा था,
और बर्कली में तुमने मुझे अवार्ड भी दिया था। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि ऐसा ही है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि तुम सबको लगता था कि मैंने जो क्वांटम फिजिक्स का काम शुरू किया है, इस काम को पूरे करने की काबिलियत मैं खो चुका हूँ। तो वो अवार्ड सिर्फ मेरे लिए नहीं था, ये हम सब के लिए था। अब तुम्हारी बारी है, नतीजे भुगतने के लिए तैयार हो जाओ अपनी कामयाबी के। और एक दिन जब उनका दिल भर जाएगा और वो तुम्हें बुलाएंगे, तुम्हारे लिए आलीशान दावत रखेंगे, बड़े बड़े सबक देंगे, मेडल्स देंगे, बस याद रखना ये तुम्हारे लिए नहीं होगा, ये उनके लिए होगा। तो ओपनहाइमर कहते हैं कि एल्बर्ट, जब वो कैलकुलेशन लेकर मैं आपके पास आया था और हमें लगा था कि हम एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू करेंगे जो पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा। तो एल्बर्ट कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह से याद है, लेकिन क्या फ़ायदा। और इधर ही इस एपिक मूवी का दी एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।